अध्याय 630 मृत्यु मिशन। इस सुपरकंप्यूटर के ठीक नीचे 3 शक्तिशाली मशीनें तैनात हैं जो इसके सामान्य संचालन को बनाए रखती हैं। आसपास की इकाइयों और चिपसेटों में अनगिनत रोबोट भी रखरखाव और देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं। अमर शक्तियों में से एक, जिसने लंबा लाल चोला पहना हुआ था, ने अचानक अपनी नींद से भरी आंखें खोली। उसके चेहरे पर भ्रम का भाव था। क्या हो रहा है? इस पुरानी मशीन की ऊर्जा खपत अचानक 1 ट्रिलियनवें हिस्से से बढ़ गई है। क्या ये खराब हो गई है? वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक उस स्थान से गायब हो गया और 10 मिनट बाद अपनी सीट पर लौट आया। अजीब बात है, यह ओवरलोड सिर्फ 3 मिनट और 2.5 माइक्रोसेकंड तक ही चला। ऐसा लगता है कि पिछले 100 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर इस प्राचीन वस्तु के साथ क्या हुआ? 3 घंटे बाद गैलेक्टिक टीम अपने मौत के मिशन के लिए रवाना हो गई। रवाना होने से पहले ही वांग हाओ ने दानव आत्मा द्वारा संकलित खुफिया जानकारी के माध्यम से इस मृत्यु मिशन के बारे में विस्तार से सब कुछ जान लिया था। वांग हाओ इस भारी भरकम दस्तावेज को जितना अधिक देखता गया, उतना ही वह इस जानलेवा मिशन को लेकर उत्साहित होता गया। राक्षसी आत्मा द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार इस बार जारी किए गए पृथ्वी स्तरीय मिशन वास्तव में स्वर्ग स्तरीय मिशन माने जाने चाहिए थे, लेकिन कम जोखिम कारक के कारण उन्हें पृथ्वी स्तरीय मिशन में बदल दिया गया। अधिकांश लोगों के खाली हाथ लौटने का मुख्य कारण यह है कि उस प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों में एक प्राचीन सरनी मौजूद है जो अभी भी सामान्य रूप से कार्यरत है, जिसके कारण प्राचीन संप्रदाय के संसाधनों और खजानों की खुदाई करने के लिए अपनी किस्मत आजमाने वाली सभी टीमें खाली हाथ लौट जाती हैं। क्योंकि उस प्राचीन संरचना की रक्षा प्रणाली इतनी असाधारण थी कि अमर स्तर की तारा बमबारी तोप, जिसने उस पर लगातार 3 महीने तक बमबारी की, भी एक भी सेंध नहीं लगा सकी। शीर्ष 100 में से कुल 12 टीमें खाली हाथ लौटीं, जिनमें शीर्ष 10 में रैंक की गई 2 टीमें भी शामिल थीं, और उन सभी का भाग्य एक जैसा ही रहा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एकमात्र टीम जो पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसके सभी सदस्य मारे गए, वह वास्तव में वल्कन टीम थी, जो 7वें स्थान पर थी। इस मिशन में वल्कन टीम के 9वें स्तर के सभी 9 शीर्ष सदस्य मारे गए, जिससे हीरो सिटी के उच्च अधिकारियों को गहरा सदमा लगा। हालांकि घटना के अत्यधिक संदिग्ध होने के कारण उच्च अधिकारियों ने इसे गुप्त रखा और इस गोपनीय जानकारी को मिशन हॉल में छुपा दिया गया। इस बार तो उच्च अधिकारियों ने एक वरिष्ठ अधिकारी को एक विशेष टीम में घुसपैठ करने और गुप्त जांच करने के लिए भेजा। अपोकैलिप्टिक गेम लाइफ। इस जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि कमजोर टीमों को बाहर क्यों नहीं किया गया, जबकि सबसे मजबूत टीम वल्कन टीम पूरी तरह से खत्म हो गई। इन आशंकाओं के बीच उच्च अधिकारियों की सबसे बड़ी आशंका यह है कि शक्तिशाली विदेशी योद्धाओं की एक टीम खंडहरों के पास घात लगाकर बैठी है, जो विशेष रूप से अल्फा ब्रह्मांड की शीर्ष टीमों को निशाना बना रही है। क्या यही असली कारण है या नहीं, इसके लिए आगे की जांच और सबूत जुटाने की आवश्यकता है। डेमन स्पिरिट ने इन सभी गुप्त दस्तावेजों को डाउनलोड किया और वांग हाओ को दिखाया, इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस घातक मिशन के बारे में वांग हाओ की समझ अन्य सभी टीमों की तुलना में बेहतर थी। हालांकि अपने आत्मविश्वास के बावजूद वांग हाओ ने इस मिशन को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार 16 मजबूत टीमों में से सबसे मजबूत वल्कन टीम भी पूरी तरह से सफाया हो गई। अगर गैलेक्सी टीम को वल्कन टीम के साथ हुई त्रासदी को देखना पड़े, तो यह मिशन सचमुच जीवन और मृत्यु का मामला बन जाएगा। गैलेक्सी फोर्स के गैलेक्सी जहाज का ठीक पीछे पीछे एक अस्पष्ट काला अंतरिक्ष यान काफी पीछे पीछे चल रहा था। काले रंग के अंतरिक्ष यान पर कोई निशान या संख्या नहीं थी और इसका उद्देश्य स्पष्ट था। कैप्टन बुल, अगर हीरो सिटी को पता चल गया कि हम बिना अनुमति के मिशन पर जा रहे हैं, तो हमें हमेशा के लिए बाहरी युद्ध क्षेत्र में निर्वासित कर दिया जाएगा। माथे पर मुट्ठी के आकार का उभार लिए एक मिनट और योद्धा ने कुछ चिंता के साथ कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? अगर कुछ भी हुआ तो सारा दोष मैं ले लूंगा। वांग हाओ को मार डालने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
इस बार हम चुपके से निकलेंगे और वांग हाओ के अंतरिक्ष यान और उसमें सवार सभी लोगों को बिना किसी को पता चले नष्ट करने का रास्ता ढूंढेंगे। डरो मत, हीरो सिटी के नियम सख्त और अटल हैं। जब तक हम काफी ताकतवर और काबिल हैं, अगर हमसे कोई छोटी सी गलती भी हो जाए तो बड़े अधिकारी हमें कुछ नहीं करेंगे। नियू गाओ ने गुस्से से कहा। उसका माथा 3 बड़े मांसल उभारों से फूला हुआ था जो लगभग उसके चेहरे के आधे आकार के थे। मिनोटॉर जनजाति के एक अन्य युवा सदस्य, जिसके माथे पर एक बड़ा मांसल उभार था, ने श्रद्धा भाव से नियू गाओ का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ बिल्कुल, उस मानव रेंग ने वांग हाओ ने हम पर हमला करने की हिम्मत की। जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लेता तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। उस नीच मांस के टुकड़े ने जब से मेरे सुंदर बैल जैसे चेहरे को बर्बाद किया है, तब से बैल कुल के कैसानोवा के रूप में मेरी प्रतिष्ठा भी सुंदर महिलाओं के हाथों धूमिल हो गई है। इस बार मैं उस मानव रेंग ने वांग हाओ के टुकड़े टुकड़े किए बिना अपनी नफरत शांत नहीं कर पाऊंगा। विच डॉक्टर एविल कंसोर्ट... आधे महीने से अधिक समय तक समुद्री यात्रा करने के बाद गैलेक्सी अंततः मिशन ग्रह में प्रवेश कर गई। ये पूरी तरह से वीरान ग्रह है। अंतरिक्ष यान पर लगे जीवन संवेदक ने इस ग्रह पर जैविक गतिविधि का कोई संकेत नहीं दिखाया है। कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रह का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से बेहद मिलता जुलता है, जिससे मनुष्य सीधे सांस ले सकते हैं, जो कई परेशानियों को कम करता है। आधे दिन के बाद अंतरिक्ष यान पर लगे डिटेक्टरों का उपयोग करके पूरे ग्रह का त्रिआयामी मानचित्र तैयार कर लिया गया। एक एक करके सभी संभावनाओं को खारिज करने के बाद अंततः 3 लुप्त प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों के निर्देशांक मिल गए। अब हमारे पास 3 निर्देशांक हैं। हम निकटतम लक्ष्य क्षेत्र A की ओर बढ़ेंगे। किसी को भी अंतरिक्ष यान में रहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो रोबोट भेजे हैं वे मुझसे संपर्क में रहेंगे। सब लोग एक साथ चलें। मैं आगे चलूंगा, कियान कवा प्रदान करेगा और मू किंग और लेई पेंग पीछे पीछे आएंगे। 1 घंटे बाद टारगेट ए घाटी से सभी लोगों को निकाल लिया गया। क्योंकि लक्ष्य में एक प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र था जो पता लगाने वाली रेडियो तरंगों को अवरुद्ध कर रहा था, इसलिए ये डिटेक्टर द्वारा बनाए गए स्थलाकृतिक मानचित्र पर नहीं दिखाया गया था। वांग हाओ द्वारा जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, उन्होंने जांच के लिए अगले निकटतम लक्ष्य सी की ओर बढ़ने की तैयारी की। टारगेट सी एक घना प्राचीन जंगल है जो 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सैकड़ों या हजारों मीटर ऊंचे विशालकाय पेड़ों से भरा हुआ है और यहाँ हर जगह विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पौधे और औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यहाँ पहुँचते ही वांग हाओ विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों से तुरंत मोहित हो गए। 1 लाख साल पुरानी बेहतरीन जैद मूंग ग्रास, एक 50,000 साल पुरानी 9 सिरों वाली काली जड़। हे भगवान, यह क्या है? पौराणिक पवित्र जड़ी बूटी गोल्डन लीफ स्पिरिट ग्रास। क्या वास्तव में वहाँ ब्लड स्पिरिट मशरूम का एक खेत है जिनमें से प्रत्येक 1 लाख साल से अधिक पुराना है? उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ जैसे ही इस जंगल में दाखिल हुआ, उसे ऐसा लगा मानो वो औषधीय जड़ी बूटियों के खजाने में प्रवेश कर गया हो। विभिन्न स्मृतियों में दिखाई देने वाली बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण जंगली घास की तरह ही जमीन पर बेतरतीब ढंग से उगते हैं। वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद होने वाला है। इन सब लोगों में से केवल वांग हाओ ही एक ऐसा फार्मासिस्ट है जो खरपतवारों के ढेर में छिपी विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता है। कुछ लोग तो इन औषधीय जड़ी बूटियों और जंगली घासों के बीच अंतर ही नहीं कर पाते और उनमें से अधिकतर को केवल सुंदर फूलों के रूप में ही सराहा जाता है। _7 स्टॉप्ड अध्याय 631 एक महान फसल। अरे बाप रे, मूली तो जांघ से भी मोटी है। लेई पेंग चिल्लाया, हे भगवान, ये तो 10,000 साल पुराना जिनसेंग है। धिक्कार है, मू किंग, हिलना मत। तुम्हारे पैरों के नीचे 1000 साल पुराना हे शौ वो है। बहन जू, तुम भी आगे मत बढ़ो, तुमने अभी अभी एक उत्तम दर्जे की आध्यात्मिक औषधि को रौंद डाला है। .. ठीक है,
आप सभी अपनी जगह पर ही रहें और हिले डुले नहीं। आपका हर कदम सोने चांदी के पहाड़ को उठाने जैसा है। इस खेत में मौजूद औषधीय जड़ी बूटियों को मेरे भरोसे छोड़ दें, मैं तो पेशेवर हूँ। वांग हाओ की चीख ने सबको अपनी जगह पर जमा दिया, ताकि इतनी मेहनत से तैयार की गई बहुमूल्य औषधि बर्बाद न हो। वांग हाओ, आप हमें बता दीजिए कि इनमें से कौन सी जड़ी बूटियां आध्यात्मिक हैं। हम सब मिलकर उन्हें चुनने में आपकी मदद करेंगे। इस तरह अकेले करने की तुलना में ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जी हाँ, भाई वांग हाओ, मैं आपकी मदद करती हूँ, नामी ने कहा। ठीक है, तो देखो, ये जिनसेंग है, यही शोवू पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम है, ये केचुआ फल है और यह बर्फ का दलिया है। उद्धरण चिन्ह। आप सभी आसानी से तोड़ी जा सकने वाली छोटी औषधीय जड़ी बूटियां चुन लें। बाकी बची हुई उच्च श्रेणी की और पवित्र आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मेरे लिए छोड़ दें। कुछ निर्देश देने के बाद वांग हाओ ने संक्षेप में सभी को 10 से अधिक सामान्य औषधीय जड़ी बूटियों के नाम, साथ ही उनकी कटाई के तरीके और सावधानियों के बारे में बताया। क्योंकि वांग हाओ ने प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थानिक वलय दिया था, इसलिए इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को तोड़ने के बाद सीधे स्थानिक वलय में डाला जा सकता था और हवा से अलग रखकर इन्हें बिना खराब हुए सैकड़ों वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता था। दूसरी ओर वांग हाओ ने सबसे पुरानी और सबसे मूल्यवान पवित्र जड़ी बूटियों का चयन किया और उन्हें सीधे एजोर ड्रैगन स्पेस में फेंक दिया। पहले तो वांग हाओ ने प्रत्येक आध्यात्मिक जड़ी बूटी को सावधानीपूर्वक मिट्टी से खोदा, लेकिन बाद में इसे असुविधाजनक पाते हुए उसने उन्हें मिट्टी के साथ ही नीले ड्रैगन स्पेस में फेंक दिया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एजोर ड्रैगन स्पेस में फेंकने के बाद वांग हाओ ने उन्हें उनके प्रकार और उम्र के अनुसार छांटा और भविष्य में आसान प्रबंधन के लिए उन्हें रहस्यमय एजोर ड्रैगन द्वीप पर ढेर कर दिया। मैंने पहले तो ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। बाद में वांग हाओ को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शुरू में डाली गई औषधीय जड़ी बूटियां धीरे धीरे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं। मिट्टी से ढकी हुई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अप्रभावित रहीं। वांग हाओ को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ये जड़ी बूटियां एजोर ड्रैगन द्वीप की घनी आध्यात्मिक धूल के संपर्क में आते ही तुरंत जड़ पकड़ने लगीं और लगभग दृश्य गति से तेजी से बढ़ने लगीं। निम्नलिखित भाग पिछले पाठ दुष्ट राजकुमारी महाराज मुझसे विवाह कीजिए से असंबंधित है। जल्द ही 1 घंटे से भी कम समय में वांग हाओ द्वारा अनजाने में लगाए गए सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खिलने और फल देने लगीं और फल फिर से अंकुरित होकर बढ़ने लगे। 1 घंटे से भी कम समय में 100 मील के दायरे में फैले पूरे किंगलोंग द्वीप पर औषधीय जड़ी बूटियों का एक विशाल उद्यान विकसित हो गया। वाह, तो इस रहस्यमय नीले ड्रैगन द्वीप के इतने अद्भुत उपयोग हैं। क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में मैं यहाँ अपनी इच्छानुसार कोई भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी लगा सकूंगी और वह जल्दी से उग जाएगी? वांग हाओ बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने लगातार प्रयोग करना शुरू कर दिया। मूली की तरह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बेतहाशा इकट्ठा करने के बजाय उन्होंने जितनी संभव हो उतनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एजोर ड्रैगन स्पेस में रोप दिया। जल्द ही 100 मील के दायरे में मौजूद सभी 562 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एजोर ड्रैगन स्पेस में स्थानांतरित कर दिया गया। वांग हाओ ने पाया कि इन औषधीय जड़ी बूटियों की वृद्धि दर तब काफी तेज थी जब उन्हें पहली बार रोपा गया था, जबकि बाद में रोपी गई औषधीय जड़ी बूटियों की वृद्धि दर काफी धीमी थी। इसके अलावा औषधीय जड़ी बूटी जितनी नई होती है, रोपण के बाद उसकी वृद्धि उतनी ही तेजी से होती है, जबकि औषधीय जड़ी बूटी जितनी पुरानी होती है उसकी वृद्धि उतनी ही धीमी होती है। ऐसा लगता है कि एजोर ड्रैगन स्पेस में स्थित एजोर ड्रैगन द्वीप की मिट्टी में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की अत्यधिक रोपण के कारण पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिससे जड़ी बूटियों की वृद्धि दर धीमी हो गई है। और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जितनी पुरानी होती हैं, वे मिट्टी से उतने ही अधिक पोषक तत्व ग्रहण करती हैं और उनकी वृद्धि दर उतनी ही धीमी हो जाती है। आगे की खोजबीन करने पर वांग हाओ ने पाया कि इन औषधीय जड़ी बूटी के खेतों की मिट्टी के नीचे बड़ी मात्रा में ऊर्जा अयस्क मौजूद था जो पहले ही पूरी तरह से समाप्त हो चुका था।
क्या ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को ऊर्जा खानों से बड़ी मात्रा में ऊर्जा और विशेष पोषक तत्व अवशोषित करने की आवश्यकता हो? इसी प्रश्न को मन में रखते हुए वांग हाओ ने अपनी हथेली से एक उच्च श्रेणी की ऊर्जा खान को कुचला और उसे एजोर ड्रैगन स्पेस के द्वीप पर कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की मिट्टी पर छिड़क दिया। सचमुच बहुत कम समय में ऊर्जा खनिज पाउडर से छिड़की गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बिना पाउडर वाली जड़ी बूटियों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ीं। अच्छा ऐसा है। निरंतर प्रयोगों के माध्यम से वांग हाओ ने एजोर ड्रैगन स्पेस में रहस्यमय एजोर ड्रैगन द्वीप पर 10 वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल औषधीय क्षेत्र को तेजी से विकसित किया। इस औषधीय क्षेत्र को 1000 वर्ष की आयु के अनुसार 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें 10,000 वर्ष से अधिक पुराने क्षेत्रों को एक अलग क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। सबसे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियों को एक अलग क्षेत्र में रखा जाता है, जबकि अन्य आध्यात्मिक औषधियों को एक साथ समूहित किया जाता है। इसके अलावा इसे औषधीय जड़ी बूटियों की आदतों और प्रकारों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिससे आप इस दूसरी दुनिया को हर कोण से देख सकते हैं। वांग हाओ को ये सब पूरा करने में लगभग 5 या 6 घंटे लग गए। इसी क्रम का अनुसरण करते हुए वांग हाओ अधिक मूल्यवान और अभी तक एकत्रित न की गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज में प्राचीन जंगल में और गहराई तक जाने लगा और उन सभी को एजोर ड्रैगन स्पेस में रोपने लगा। बाकी लोग औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करते रहे। 3 दिन और 3 रातों तक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बाद सभी ने अपने अपने स्थानिक छल्लों को विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भर लिया था। वांग हाओ ने 5000 से अधिक प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां एकत्र की हैं, जिनमें से अधिकांश विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं जो आकाशगंगा में उत्पन्न नहीं होती हैं, और उनमें से कई के नाम ऐसे हैं जिन्हें वांग हाओ भी नहीं बता सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर वांग हाओ ने ये निर्धारित किया कि इन पौधों में अद्वितीय औषधीय गुण और ऊर्जा प्रतिक्रियाएं मौजूद हैं, और उन्होंने उन सभी को एजोर ड्रैगन स्पेस में प्रत्यारोपित कर दिया। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सिर्फ 3 दिनों में ही सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट थे। हीरो सिटी में विनिमय दर के अनुसार 100,000 वर्ष से अधिक पुरानी संत श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी का मूल्य कम से कम 100,000 योगदानांक है। 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी का मूल्य कम से कम 10,000 योगदानांक है, और 5,000 वर्ष से अधिक पुरानी श्रेष्ठ श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी का विनिमय कम से कम 1000 योगदान अंकों के बदले किया जा सकता है। इन 3 दिनों में सभी ने कम से कम 500 बिलियन योगदान अंक अर्जित किए हैं। इन 3 दिनों में उस व्यक्ति द्वारा अर्जित अंक गैलेक्सी टीम में शामिल होने के बाद से पूरी टीम द्वारा संचित कुल योगदान अंकों से कहीं अधिक हैं। ये तो कमाल है। हाँ, मुझे पता था कि वांग हाओ का साथ देना सही फैसला था। इस बार मैंने वाकई सही दांव लगाया। ली पिंग पूरे रास्ते मुस्कुराता रहा। हालांकि वह इन औषधीय जड़ी बूटियों को नहीं पहचानता था, लेकिन वह उच्च श्रेणी और पवित्र श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों का महत्व जानता था, और एक साधारण गणना के बाद वह जान गया कि पिछले 3 दिनों की फसल कितनी भयावह थी। बिल्कुल सही। तो वे खरपतवार जो हमने अपने पिछले मिशनों के दौरान उन वीरान ग्रहों पर देखे थे, वे वास्तव में इतने मूल्यवान आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। अगर मैं वांग हाओ के साथ न होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि खरपतवार जैसी दिखने वाली एक पवित्र श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी लाखों योगदान बिंदुओं के बराबर हो सकती है। इस बार हमें वांग हाओ की मदद से वाकई बहुत फायदा हुआ। मू किंग ने भी इस बार खूब लाभ कमाया। चिकित्सा छात्र होने के कारण उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। वांग हाओ के सरल मार्गदर्शन से उसने 500 से अधिक प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियों की कटाई विधियां सीख लीं। पहले दिन सीखने के अनुभव के अलावा उसने अंतिम 2 दिन सबसे महंगी पवित्र जड़ी बूटियां चुनने में बिताए। इस हिसाब से वह वांग हाओ और डू सान नियान के बाद तीसरे स्थान पर था। _7SH स्टॉप्ड अध्याय 632 तारों की रोशनी मंद पड़ गई। उन सब में डू सन्नियान के पास सबसे बड़ा स्थानिक वलय था, इसलिए वांग हाओ के अलावा उसे सबसे अधिक पुरस्कार मिले। यहाँ एक बड़ा जड़ी बूटी का बगीचा है,
इसका मतलब है कि हम जिस प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की तलाश कर रहे हैं, उनसे हम ज्यादा दूर नहीं हैं। चलो इस घने जंगल से जल्दी से निकलकर सूर्यास्त से पहले खंडहरों को खोज लें, नहीं तो हमें फिर से जंगल में ही रात बितानी पड़ सकती है। यात्रा बहुत ही सुगम थी, जिससे वांग हाओ को बेचैनी महसूस हुई। वांग हाओ लगातार खुद को याद दिलाता रहता था कि वह अपनी सतर्कता में ढिलाई नहीं बरत सकता। दूसरी ओर वांग हाओ इस बात पर भी विचार कर रहा था कि 7वें स्थान पर रही वल्कन टीम के पूरी तरह से सफाया होने का कारण क्या था। ये सवाल वांग हाओ की सबसे बड़ी चिंता थी और पिछले 3 दिनों में यह उसे लगातार परेशान करता रहा था। ... वांग हाओ और उनके समूह के इस प्राचीन जंगल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद फायर हैमर टीम के 4 सदस्य भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। बॉस, हम 3 दिन और 3 रातों से गैलेक्सी टीम के उन क्रॉलरों का पीछा कर रहे हैं, हम अपनी कार्रवाई कब करेंगे? जी हाँ, मालिक, ये जगह बिल्कुल वीरान है, यहाँ बड़े बड़े पेड़ों और खरपतवारों के सिवा कुछ नहीं है। ये इंसानी सरीसृप जरूर पागल हो गए हैं, जो इन खरपतवारों को खजाने की तरह समझते हैं। जैसे जैसे नियू गाओ उनके पीछे पीछे चलता गया, गैलेक्सी टीम की विभिन्न विचित्र प्रथाओं के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। विशेष रूप से जमीन पर हर जगह पाए जाने वाले खरपतवारों को इकट्ठा करने के उनके अजीब व्यवहार ने उन्हें अचानक और अस्पष्ट विचार दिया। नहीं, ये खरपतवार नहीं है। अगर ये साधारण खरपतवार होते तो वे लोग इतने प्रसन्न नहीं होते जैसे उन्हें सोने चांदी का पहाड़ मिल गया हो। ये खरपतवार दुर्लभ और कीमती पदार्थ हो सकते हैं जिनका उपयोग रसायन शास्त्री औषधियों को परिष्कृत करने के लिए करते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी कहा जाता है। हीरो सिटी के क्वेस्ट हॉल में विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए एक विशेष अनुभाग है, लेकिन इस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है। परग्रही जातियों को सीधे मारने और खंडहरों की खोज करने की तुलना में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए काफी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। कोई भी जो रसायन शास्त्री नहीं है, वह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और साधारण खरपतवारों के बीच अंतर नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि उन मनुष्यों में से कोई एक रसायन शास्त्री हो? नियू गाओ गहरी सोच में डूब गया, जिसके कारण गैलेक्सी टीम पर घात लगाकर हमला करने की उसकी योजना बार बार स्थगित होती रही। मालिक, क्यों न हम कुछ औषधीय जड़ी बूटियां भी इकट्ठा कर लें? मैंने सुना है कि वे काफी मूल्यवान होती हैं। बेवकूफों, हमारे सारे स्पेशल रिंग चोरी हो गए हैं। हम सिर्फ अपने खाली हाथों से कितना इकट्ठा कर सकते हैं? एक बार जब उनके स्पेशल रिंग भर जाएंगे तो हम उन्हें मारकर उनके रिंग चुरा लेंगे। शानदार, बिल्कुल शानदार। हाँ, बॉस से यही उम्मीद थी। आप वाकई बहुत कुशल और बुद्धिमान हैं। आपकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। ... उस रात आकाश में आधा चांद दिखाई दे रहा था। इस ग्रह के ऊपर आकाश में एक ऐसा चंद्रमा है जो हमेशा अधूरा रहता है, और यह स्पष्ट रूप से एक ऐसे मूनकेक जैसा दिखता है जिसे आधा कुतर दिया गया हो। 3 दिन और 3 रातों तक लगातार खोजबीन करने के बाद भी प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों का कोई सुराग नहीं मिला। ये प्राचीन जंगल एक असीम सागर के समान है, इसे पूरी तरह से खोजने में शायद 5 या 6 लोगों को आधा साल लग जाएगा। हालांकि वांग हाओ की मानसिक शक्ति 100 मील के दायरे का पता लगा सकती है, फिर भी ये दक्षता बहुत कम है। अगर जंगल को जमीन से बचाने वाली विशाल सुरक्षा प्रणाली न होती, तो अंतरिक्ष यान के डिटेक्टर एक कप चाय बनाने में लगने वाले समय में ही पूरा नक्शा बना सकते थे, जिससे इतनी श्रमसाध्य और थका देने वाली खोज की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती। सौभाग्य से वांग हाओ को भी अपनी खोज के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़ी संख्या में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एकत्र किया गया और उन्हें एजोर ड्रैगन स्पेस में रोपा गया। रात में दृश्यता कम होती है और घने जंगल में अचानक कोहरा छा जाता है, जो मानसिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव में भी बाधा डाल सकता है। इसलिए वांग हाओ ने अपनी यात्रा जारी रखने की योजना नहीं बनाई, बल्कि सभी को इकट्ठा करके वहीं डेरा डाल दिया। जंगल की गहराई में प्रवेश करने पर वांग हाओ ने पाया कि वो किसी प्रकार के गठन में प्रवेश कर चुका है। अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यान पर मौजूद दानव आत्माओं से उसका संपर्क टूट गया है,
और उसकी आत्मा का संचार भी बाधित हो गया है। ये भू आकृति आसपास के पहाड़ों और नदियों के साथ इस तरह से समाहित हो गई है कि एक प्राकृतिक इकाई के रूप में दिखाई देती है। जब तक किसी के पास तीव्र आध्यात्मिक शक्ति और प्राचीन भू आकृतियों का विशेष ज्ञान न हो, तब तक इसमें कोई सुराग ढूंढना मुश्किल होगा। किसी कारणवश वांग हाओ को अचानक बेचैनी महसूस हुई, मानो कोई अजीब संकट धीरे धीरे करीब आ रहा हो। ऐसा लगता है कि कोई आसपास कहीं अंधेरे में घात लगाकर बैठा है और चुपके से किसी चीज पर नजर रख रहा है। अगले 3 दिनों में ये भावना और भी प्रबल होती चली गई। छोड़ो इसे, मैं अब इसके बारे में चिंता नहीं करूंगा। अगर यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, तो मैं प्रकृति को अपना काम करने दूंगा। वांग हाओ प्राचीन सोलोमन की मुहर का एक टुकड़ा चबा रहा था, अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर घास पर लेटा हुआ था और विरल पत्तियों के बीच से तारों भरे आकाश की ओर देख रहा था। मेरे विचार पृथ्वी पर बिताए अपने बचपन की यादों में खो गए, जब मैं अपनी छोटी बहन वांगमेंग के साथ आकाश में तारे गिना करती थी। भाई, आकाश में वो टिमटिमाती हुई चीजें क्या हैं? ये तो तारे हैं। अरे भाई, क्या तुम 3 तारे चुनकर मुझे दे सकते हो? 3 ही क्यों? मैं एक चीज आपको, मम्मी और पापा को देना चाहता हूँ। अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो मैं एक तारा बन सकता हूँ और हमेशा के लिए आपके साथ रह सकता हूँ। ... काफी देर बाद हवा ठंडी हो गई और वांग हाओ पानी की बूंदों की एक पतली परत से ढक गया, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह से ऊपर तारों भरे आकाश में खोई हुई थीं। इससे पहले कि उसे पता चलता, वांग हाओ की आंखें नम हो गईं। मुझे घर की याद आ रही है। मैं फिर से अपनी छोटी मेंग के बारे में सोच रही हूँ। धरती छोड़े लगभग आधा साल हो गया है। पता नहीं वो छोटी बच्ची अब क्या कर रही होगी। मम्मी पापा कैसे होंगे? जेरा कैसी होगी? ... पृथ्वी, जियांगनान शहर, जू परिवार विला जिला। वांग मेंग, जो अपने माता पिता के साथ रात का खाना खा रही थी, अचानक लगातार कई बार छींकने लगी। अच्छू, 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 क्या फिर से किसी ने मेरे बारे में बुरा भला कहा है? वांग मेंग ने अपनी नाक की नोक को रगड़ा और मेज के उस पार अपनी माँ के बगल वाली खाली सीट पर नजर डाली। अरे भाई, तुम कहाँ थे? तुमसे बहुत दिनों से कोई खबर नहीं मिली। मम्मी पापा ने तुमसे ये बात छुपा कर रखी है, पर पता नहीं कब तक छुपा पाएंगे। जल्दी वापस आ जाओ। मम्मी रोज तुम्हारे पसंदीदा पकवान बना रही हैं और हर खाने में तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ देती हैं। ... दूसरी ओर, वांग हाओ तारों भरे आकाश को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसकी भावनाएं बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थीं। वह साधना पर भी ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। तभी अचानक आसमान के तारे एक एक करके गायब हो गए। पहले एक तारा बुझ गया, फिर 2, जल्द ही 4 या 5 तारे एक साथ बुझ गए, और फिर आकाश के सारे तारे मानो बुझ गए हों। एक के बाद एक तारों की रोशनी अचानक मंद पड़ गई। क्या हो रहा है? आसमान में काले बादल क्यों नहीं हैं, लेकिन सारे तारे गायब हो गए हैं? वांग हाओ अचानक चौंककर जाग गया और आसमान की ओर आंखें फाड़कर देखने लगा। इस समय ऊपर पत्तियां इतनी घनी थीं कि साफ देखना मुश्किल था। बेहतर देखने के लिए वांग हाओ सीधे 1000 मीटर ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। पेड़ की चोटी पर चढ़ने पर नज़ारा अबाधित होता है और छिपने के लिए कुछ भी नहीं होता। ऊपर देखने पर आकाश में तारों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है और तारों की रोशनी के बड़े बड़े हिस्से मंद पड़ते जाते हैं। जैसे जैसे प्रत्येक तारे की रोशनी कम होती गई, ऊपर स्थित अर्धचंद्राकार चंद्रमा और भी अधिक चमकीला होता गया। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक तारे की रोशनी मंद पड़ने के बाद उसकी सारी चमक अर्धचंद्राकार चंद्रमा द्वारा अवशोषित हो जाती थी। स्टॉप्ड अध्याय 633 मोसैक्ट। धुंधली तारों की रोशनी इतनी रहस्यमय थी कि वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे वो किसी स्वप्नलोक में हो। जल्द ही जैसे जैसे तारों की रोशनी कम होती गई, घटता हुआ चंद्रमा और भी अधिक चमकीला होता गया। उसका शुद्ध प्रकाश पृथ्वी को ऐसे रोशन कर रहा था मानो दिन का उजाला हो। वांग हाओ लगातार ऊपर की ओर चढ़ते रहे जब तक कि वे 100,000 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गए।
उस बिंदु पर वे मुश्किल से हवा में मंडरा रहे थे। नीचे देखने पर अंतहीन ऊंचे प्राचीन वृक्ष, क्षितिज तक फैले हुए प्रतीत होने वाले ऊंचे शिखर और सूखे हुए प्राचीन नदी तल, सभी तेज चांदनी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आकाश बिल्कुल साफ था और दृश्यता उत्कृष्ट थी। घुमावदार नदी का किनारा, समुद्र की तरह फैला विशाल जंगल और दूर बर्फ से ढके पहाड़, सभी चांदनी में नहाए हुए थे, जिससे एक बेहद खूबसूरत दृश्य बन गया जिसने वांग हाओ को तुरंत मोहित कर लिया। अचानक अर्धचंद्राकार चंद्रमा से पृथ्वी की ओर ऊर्जा की एक आश्चर्यजनक किरण निकली और 500 किलोमीटर दूर स्थित 100,000 मीटर ऊंची एक विशाल चोटी से टकरा गई। बिना किसी आवाज के उस विशाल शिखर के शीर्ष को ढकने वाली लगभग 10,000 मीटर लंबी बर्फ की चादर पल भर में पूरी तरह से वाष्पित हो गई। पूरी विशाल चोटी ऐसी दिखती है मानो उस पर से सफेद टोपी हटा दी गई हो, जिससे उसका नंगा शिखर सीधे हवा के संपर्क में आ गया हो। पता चला कि उस विशाल शिखर का ऊपरी हिस्सा एक कृत्रिम रूप से समतल किए गए चबूतरे जैसा था, जो पहले बर्फ से ढके शिखरों से छिपा हुआ था। अब जब बर्फ पिघल गई है तो उस विशाल शिखर का मूल स्वरूप सामने आ गया है। मानव हस्तक्षेप के निशान देखकर वांग हाओ स्पष्ट रूप से भयभीत हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस विशाल शिखर का शीर्ष किसी प्राचीन संप्रदाय के खंडहर हों? वांग हाओ अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सका। आधे घंटे बाद वांग हाओ के आदेश पर गैलेक्सी टीम के सभी सदस्य अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सीधे उस विशाल शिखर के शीर्ष पर पहुंच गए। अंतरिक्ष यान के विशाल शिखर पर सीधे उतरने के बाद वे सभी 6 लोग अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए और प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। पहले दूरी के कारण वांग हाओ इस विशाल शिखर की चोटी को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। 500 किलोमीटर की दूरी से यह एक सपाट सतह की तरह दिख रही थी जिसे बीच से काट दिया गया हो। हालांकि जब आप वास्तव में इस समतल सतह पर खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि इसका क्षेत्रफल आपकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। जमीन दर्पण की तरह सपाट कटी हुई है और पूरे पहाड़ की चट्टानें चांदनी में गहरे हरे रंग की चमक से दमक रही हैं। इस विशाल शिखर के अनुप्रस्थ काट का व्यास 100 मील से अधिक है, जो 100,000 से अधिक मानक फुटबॉल मैदानों के निर्माण के लिए पर्याप्त है। शिखर के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन स्थापत्य परिसर स्थित है। यह विशाल नहीं है, लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन इसकी प्रत्येक इमारत असाधारण रूप से भव्य और शानदार प्रतीत होती है। शायद कई वर्षों तक बर्फ और हिम से ढके रहने के कारण ही यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह संरक्षित है। उस 1000 मीटर ऊंची इमारत के गेट के ठीक सामने काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी वांग हाओ की ओर पीठ करके खड़ा था और एक विशाल मेहराबदार पट्टिका को खाली निगाहों से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि काले कपड़े पहने यह आदमी वांग हाओ और अन्य लोगों के आने से पहले से ही यहाँ खड़ा था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से वांग हाओ ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके ये पता लगाया कि काले कपड़ों वाला आदमी हवा की तरह था और उसका अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन नंगी आंखों से काले कपड़े पहने उस आदमी की पीठ साफ दिखाई दे रही थी। टीम गैलेक्सी के बाकी सदस्यों ने भी काले कपड़ों वाले उस व्यक्ति को पीछे से देखा और हर कोई उसकी पहचान जानने के लिए उत्सुक था। अरे अंकल, आप कौन हैं? नामी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और काले कपड़े पहने उस आदमी की पीठ की ओर देखकर चिल्लाए। हालांकि काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। समूह लंबे समय तक गतिरोध की स्थिति में रहा, ये तय नहीं कर पा रहा था कि आगे बढ़ना है या स्थिर रहना है। अंततः वांग हाओ ने हिम्मत जुटाई और सीधे काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वांग हाओ काले कपड़े पहने उस आदमी के करीब पहुंचता गया, उसका डर बढ़ता ही गया। उस पर शैतान की नज़र से देखने पर वह व्यक्ति काले धुंध के एक गुच्छे जैसा प्रतीत होता था, अलौकिक और अस्पष्ट, जिससे उसके वास्तविक स्वरूप को समझना असंभव हो जाता था। मानसिक ऊर्जा सीधे काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई, मानो वह कोई व्यक्ति ही न होकर हवा हो। आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने 16 युगों तक इंतजार किया और तुमने आखिरकार पुनर्जन्म को चुन लिया।
वांग हाओ के कानों में एक मधुर पुरुष की आवाज सुनाई दी। वांग हाओ ने चारों ओर देखा और पाया कि किसी और ने वह आवाज नहीं सुनी थी। उसने चारों ओर देखा लेकिन आवाज का स्रोत नहीं मिल पाया। अब और देखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे ठीक सामने, यहीं पर हूँ। आवाज दोबारा गूंजी। वांग हाओ को अचानक कुछ एहसास हुआ। वह मुड़ा और काले कपड़े पहने उस आदमी की पीठ को ध्यान से देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? क्या तुम मो यांगजी नहीं हो? अजीब बात है, तुम पर मो यांगजी की आभा कैसे हो सकती है? लेकिन आत्मा का उतार चढ़ाव तो मो यांगजी का नहीं है। आखिर क्या हो रहा है? क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अंत में मैं अपने भाग्य से बच न सकूं? हा, हे भगवान, मैं मो शिंग दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हूँ। देवताओं और राक्षसों का अनादर करता हूँ, न शासकों की सेवा करता हूँ, न माता पिता की, न स्वर्ग से डरता हूँ, न पाताल लोक से। मुझे किसी चीज से डर नहीं है। फिर भी अंत में मैं भाग्य के चंगुल से बच नहीं सकता। कितना दयनीय है। भाई मो यांग, मुझे आपसे ज्यादा खुले विचारों की उम्मीद नहीं थी। हा। अस्पष्ट शब्दों की एक श्रृंखला से घिर जाने के बाद वांग हाओ पूरी तरह से व्याकुल महसूस कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वरिष्ठ, मेरा नाम वांग हाओ है, मो यांगजी नहीं। क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? कुछ देर बाद आवाज फिर से सुनाई दी। ठीक है, क्योंकि तुम मो यांग के चुने हुए उत्तराधिकारी हो, इसलिए तुम मेरे मो संप्रदाय के शिष्य भी हो। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुम्हें न बता सकूं। हालांकि तुम्हारे दोस्तों को फिलहाल इसे बर्दाश्त करना होगा। ये कहने के बाद काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति के पीछे से काले प्रकाश का एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे तुरंत अंतरिक्ष में लहरें उठ गईं, ठीक वैसे ही जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंकने से होती हैं। डू सान नियांग, मू किंग, लेई पिंग, कियांगे और नामी इस काली रोशनी की लहर से टकराने के बाद वे सभी पांचों अपनी जगह पर जम गए, पत्थर की मूर्तियों में बदल गए, पूरी तरह से स्थिर हो गए। उनकी जीवन शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई। हे वरिष्ठ, आपने मेरे मित्र के साथ क्या किया है? वांग हाओ बेहद चिंतित था, क्योंकि वह अब किसी की भी जीवन शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था। घबराओ मत, मैंने उन्हें अस्थायी रूप से इसलिए बंद किया है ताकि वे हमारी बातचीत न सुन सकें। मैंने इस जगह को भी बंद कर दिया है, अब बाहर के लोग इसे नहीं देख सकते। सचमुच, जैसे ही काली रोशनी चमकी, नीचे से देखने पर कभी बंजर रही चोटी फिर से बर्फ से ढकी हुई प्रतीत होने लगी। ठीक है, अब खुलकर बात करते हैं। नमस्कार, युवा मो संप्रदाय के परीक्षा प्रतिभागी। तुम्हारे सिर में जो काली मनका है, उसका नाम मो यांग है, मेरा छोटा भाई और सबसे अच्छा दोस्त। हम एक समय अनगिनत ब्रह्मांडों में साथ साथ घूमे थे, लेकिन अंततः हम दोनों इस ब्रह्मांड में एक भयानक प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। मेरे पास, मो जिंग के पास, अपने भौतिक शरीर को त्यागने और अपनी आत्मा को इस ग्रह पर हमेशा के लिए समाहित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरी ओर, मो यांग आशा के बीज लेकर मो संप्रदाय में वापस आ गया। हालांकि परिणाम स्पष्ट है, छोटे भाई मो यांगजी की मृत्यु हो चुकी है और उनका इनखौट आपको विरासत में मिला है। स्टॉप्ड अध्याय 634 ब्लैक पर्ल के 634वें मास्टर। अपनी आत्मा की ऊर्जा समाप्त होने के क्षण में अपने मो संप्रदाय के अंतिम शिष्य से मिलना मुझे शांति से मृत्यु प्राप्त करने का अवसर देता है। मो जिंग के शब्दों ने वांग हाओ को क्षण भर के लिए अवाक कर दिया। वरिष्ठ, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जन्म मो जिंग में हुआ हो? जी हाँ, मैं मो स्टार के सबसे बड़े संप्रदाय मो सेक्ट से आता हूँ। उस समय मो स्टार पर एक भीषण आपदा आई और पूरा ग्रह नष्ट हो गया। मेरी मो स्टार सभ्यता भी उसी के साथ मिट गई। मेरे छोटे भाई मो यांग और मैं ही मो स्टार के ऐसे लोग थे जो उस विपत्ति से बच गए। लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अनंत ब्रह्मांडों और समय को पार करने के बाद भी हम उस आपदा से नहीं बच पाएंगे। अंत में मेरे छोटे भाई और मैं भी मृत्यु से नहीं बच पाए। हालांकि हमने जो मृत्यु चुनी वह बिल्कुल अलग थी। भागते समय हमारे मतभेदों के कारण हम अलग हो गए। मैं पुनर्जन्म और साधना का समर्थक था, जिसमें आत्मा इस ब्रह्मांड में फिर से जन्म लेकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करती है।
मो जिंग के स्याही हृदय के साथ मैं अपनी इच्छा से पुनर्जन्म और साधना कर सकता था, और 1000 साल से भी कम समय में मैं साधना के शिखर पर वापस पहुंच गया। मैंने अपने भौतिक शरीर को बदलने और अपनी आत्मा की छाप को पूरी तरह से दूसरी जाति में बदलने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग किया। दुर्भाग्य से मैं उस विपत्ति का सामना नहीं कर सका। अपने शेष जीवन में मैंने उस विपत्ति के खिलाफ जी जान से लड़ाई लड़ी। आपने अभी जो अर्धचंद्र से बरसती हुई मृत्यु की विनाशकारी किरण देखी, वह भाग्य द्वारा लाई गई विनाशकारी विपत्ति थी, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा की आभा का एक अंश छोड़ा था। वांग हाओ को इस पर विश्वास करना और भी मुश्किल लग रहा था। वो इसे कैसे व्यक्त करे? कृपया ध्यान रखें कि इस वेबसाइट पर ताइवानी उपन्यासों का एक विशाल संग्रह उपलब्ध है, जहां आपको अध्यायों के सबसे तेज अपडेट मिलेंगे। नियति क्या है? आपदा क्या होती है? विलुप्तिकरण किरण क्या है? वांग हाओ पूरी तरह से हैरान था और उसे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वह पूछने ही वाला था, दूसरी तरफ से वांग हाओ के इरादों को भलीभांति जान लिया गया और उसे तुरंत रोक दिया गया। तुम्हें पूछना नहीं है, बोलना नहीं है। अभी तुम्हारी शक्ति इस ब्रह्मांड को भेदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, और तुम जानते हो कि ये सब बातें तुम्हारा विनाश करेगी। याद रखना, अमरता प्राप्त करने से पहले इन होठ पर लगी मुहर को पूरी तरह से कभी मत तोड़ना, वरना ये तुम्हें अंतहीन मुसीबत में डाल देगा। दूसरे पक्ष के शब्दों से वांग हाओ को पता चला कि उसे प्राप्त रहस्यमय काले मनके का पहला मालिक, जिसे इन क्लैन द्वारा इनथॉट कहा जाता था, मोयांग नाम का व्यक्ति था, और वह और मो जिंग मूल रूप से सह शिष्य थे। वरिष्ठता क्रम के अनुसार वांग हाओ को आदरपूर्वक इस वरिष्ठ मो जिंग को अपना वरिष्ठ गुरु कहकर संबोधित करना चाहिए। इस निर्देश को याद करने के बाद वांग हाओ के पास अपने संदेह को मन में गहराई से दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि वरिष्ठ मो शिंग कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, इसलिए वह भी कुछ नहीं कहेगा। हालांकि एक सवाल ऐसा भी था जिसका जवाब वांग हाओ को किसी न किसी तरह से ढूंढना ही था। तो आप इस ग्रह पर क्यों आए, वरिष्ठ? आवाज दोबारा आई। पुनर्जन्म के बाद भी मेरी पहचान उजागर हो गई थी और मेरा लगातार पीछा किया जा रहा था। अनगिनत चींटी जैसे जीव, विशेषकर ड्रैगन कबीले के नाम से जाने जाने वाले उभरते सितारे, मेरे भीतर मौजूद इन कबीले की विरासत और खजाने पर लालच भरी नजर रखे हुए थे। कुछ शक्तिशाली लोगों ने तो मेरी जान को भी खतरा पहुंचाया। उस समय उन्होंने 3000 तथाकथित शक्तिशाली कुलों को एकजुट किया, अपने झंडे बुलंद किए और ब्रह्मांड की सभी बुरी शक्तियों को नष्ट करने का बहाना बनाकर मुझे दबाने और इंक स्टार की विरासत और खजाने को हासिल करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए क्रोध में आकर मैंने इन निर्लज्ज डाकुओं के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा। जब मैं उन सभी को मारने ही वाला था, तभी मेरे भीतर का इनथॉट सील के कारण टूट गया, जिससे इन कबीले की आभा का एक अंश रिस गया, जिसने अनगिनत विपत्तियों और मृत्यु को आकर्षित किया। उद्धरण चिन्ह। अंतिम युद्ध में मैंने ड्रैगन वंश के 3 महान स्वामियों का सफाया कर दिया और बाकी 3000 जातियों में से कोई भी नहीं बचा। वह महान युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चला। अंत में मो जिंग की विरासत पर लालच करने वाले सभी शक्तिशाली प्राणियों को नष्ट करने के बाद ये शरीर अंतहीन विपत्तियों को सहन न कर पाने के कारण पतन के कगार पर था। मेरी आत्मा भी पतन के कगार पर थी और स्याही हृदय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि इसने शरीर को विपत्तियों से बचाने में मदद की थी। अंततः अपने मो वंश की अंतिम पीढ़ी को संरक्षित करने के लिए मैंने अपनी सारी साधना को रोक दिया और यहाँ तक कि मो हृदय को भी पूरी तरह से सील कर दिया, जिससे भाग्य की विपत्ति से बचा जा सके। इसलिए मैंने पूरे ब्रह्मांड में खोज की और अपने मो वंश की सबसे शक्तिशाली तकनीकों और सभ्यता को विरासत में देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वाले 8 बच्चों का चयन किया। इस प्रकार मैंने इस ग्रह पर मो वंश की शाखा की स्थापना की। ये बड़े दुख की बात है कि उनके सभी 8 शिष्य अपने गुरु पर आई विपत्तियों से दूषित हो गए। उन्होंने जीवन भर अनगिनत कष्ट झेले और अंततः एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुए। परिणामस्वरूप मेरे मो शिंग का वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। मेरे आखिरी शिष्य की मृत्यु के बाद मेरा हृदय टूट गया और मैंने इस ग्रह और इस स्थान को पूरी तरह से सील कर दिया,
इस आशा के साथ कि मैं अपने जीवन काल में अपने छोटे भाई मो यांग से फिर मिल सकूंगा। तब मैं बिना किसी पछतावे के मर जाऊंगा। अफसोस की बात है कि मेरे छोटे भाई का मुझसे पहले देहांत हो गया। हाय रे हाय रे हाय। मो जनजाति के दुखद अंत के बारे में जानकर वांग हाओ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मो वंश की विरासत को आगे बढ़ाने वाले या मो वंश से जुड़े लोगों की नियति भयानक मृत्यु की हो, या शायद वे किसी विपत्ति का शिकार होकर किसी त्रासदी में मारे जाएंगे। वांग हाओ को पसीना आने लगा। इस अर्थ में वांग हाओ अनजाने में ही नरक के द्वार में जा गिरा। उसका एक पैर लगातार असहायता के पुल से फिसलकर गिरने के खतरे में था। वांग हाओ के विचारों को भांपते हुए मो जिंग ने आगे कहा, घबराओ मत छोटे भाई। मो यांग ने भाग्य की विपत्ति से उबरने का कोई न कोई रास्ता जरूर खोज लिया होगा, इसीलिए उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया और यह स्याही का हृदय पीछे छोड़ गए। जब तक आप स्वयं स्याही के हृदय पर लगी मुहर को नहीं हटाते तब तक सब ठीक रहेगा। ओह शुक्र है, तुमने मुझे डरा दिया। वांग हाओ आखिरकार शांत हो गया। हालांकि और गहराई से सोचने पर चूंकि यह ग्रह कभी मो संप्रदाय का खंडहर था, इसलिए इसमें कई खजाने, साधना तकनीकें, गोलियां और बहुमूल्य औषधीय सूत्र होने चाहिए। वास्तव में इस चाचा गुरु मो जिंग के पास भी कई अनमोल चीजें होनी चाहिए। अंकल मास्टर मो शिंग, अभी के लिए मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। यहाँ हमारी मुलाकात हुई है, यह एक अच्छा अवसर है। क्या मो संप्रदाय के पास कोई खजाना या कोई और वस्तु है जो आप मुझे उपहार स्वरूप दे सकें? मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन कृपया मुझे अपनी अद्भुत पुनर्जन्म साधना तकनीक, उन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना ग्रंथों, उन दिव्य गोलियों के बारे में बताइए जिनसे एक ही गोली से अमरता प्राप्त की जा सकती है, और उस विधि के बारे में भी बताइए जो अभी अभी आई उस भयानक मृत्यु किरण का भी सामना कर सकती है। मैं सचमुच लालची नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने ईमानदारी से बात की, जिससे उनकी अभिनय क्षमता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। हे, आप तो बड़े ही सीधे सादे और अद्भुत इंसान हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे छोटे भाई को, जो जीवन भर इतने पारंपरिक और सौम्य रहे, आप जैसा उत्तराधिकारी मिलेगा। हा, कितना बढ़िया। अरे कमीने, मेरी मदद मांगने की हिम्मत कैसे हुई? असल में तुम्हारे इस अराजक वंश को देखते हुए, जिसमें उस ड्रैगन वम का खून भी शामिल है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, मैंने तुम्हें यहाँ फंसाकर सच जानने की योजना बनाई थी। अगर तुम सच में ड्रैगन जाति के बचे हुए वंशज हो और संयोग से मेरे इन क्लैन का खजाना पा लिया है, तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। हा। स्टॉप्ड। अध्याय 635। मो संप्रदाय के शिष्य विजयी होंगे। वांग हाओ को गहरा सदमा लगा। प्राचीन काल में पूर्वज मो जिंग के कारण पूरे ब्रह्मांड की 3000 सबसे शक्तिशाली नस्लें लगभग नष्ट हो गईं, और पूरा ब्रह्मांड लाखों वर्षों से अपनी जीवंतता को पुनः प्राप्त नहीं कर पाया है। प्राचीन ड्रैगन जाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, संभवतः इसलिए क्योंकि उन्हें सीनियर मो जिंग ने खत्म कर दिया था। पिछली बार वे सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब इस बात पर चर्चा करने के बाद कि वांग हाओ वास्तव में उसके शत्रु ड्रैगन जाति के रक्त का वाहक है, मो जिंग के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और उसका लहजा गंभीर हो गया। इससे वांग हाओ बेहद चिंतित हो गया। वरिष्ठ महोदय, कृपया गलत न समझें। मुझे ड्रैगन का वंश गलती से प्राप्त हुआ है। वास्तव में मैं मनुष्य हूँ, 100% मनुष्य। वांग हाओ ने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए समझाया। मुझे पता है, वरना मैं तुमसे बात करने में इतना समय बर्बाद क्यों करता। खैर, चूंकि तुम्हें ड्रैगन कुल की विरासत मिल चुकी है, इसलिए मैं इसे जबरदस्ती नहीं छीनूंगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ड्रैगन कुल सबसे धोखेबाज और चालाक है। अगर तुम्हें कभी ड्रैगन कुल की पैतृक भूमि पर जाने का मौका मिले, तो बस मेरा नाम लेना और वे बड़े बड़े कीड़े डर के मारे काम उठेंगे। अगर तुम्हें कुछ अच्छा चाहिए, तो बस जाओ और ड्रैगन कुल के उन कमीनों से छीन लो। मेरे 8 शिष्यों की मृत्यु के बाद मैंने क्रोधित होकर सभी शास्त्रों और विरासत में मिली साधना विधियों को नष्ट कर दिया।
केवल इस ग्रह पर लगाए गए विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और मेरे द्वारा एकत्रित सामग्री ही शेष हैं। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप इन्हें ले सकते हैं। धिक्कार है। वांग हाओ बुरी तरह पसीना बहा रहा था। आखिरकार वह अभी भी एक कंजूस था। मानो वांग हाओ के विचारों को एक बार फिर से जान लेने वाली वह आवाज दोबारा सुनाई दी। ठीक है, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ ताकि तुम नाराज न हो जाओ। इन 16 युगों के खालीपन और लंबे इंतजार में मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मेरे शिष्य की मृत्यु कैसे हुई। उसकी आवाज में व्याप्त उदासी ने वांग हाओ के मन में पनप रहे आक्रोश को पूरी तरह से शांत कर दिया। हर चीज का कारण भाग्य है। क्योंकि मेरे 8 शिष्य कारण, परिणाम और नियति से मुझसे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए वे भाग्य और विपत्ति के शिकार हुए। मेरी स्वार्थपरक इच्छा के कारण ही 8 शिष्यों की अनावश्यक मृत्यु हुई और मेरा अंतरात्मा व्याकुल है। इसलिए मैं तुम पर कोई कृपा नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे साथ किसी कर्मिक बंधन में बंधूंगा। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा भी वही हश्र हो जो मेरे 8 शिष्यों का हुआ। इस टैटू का छिपा हुआ संदेश यह है, अब हार मान लो बच्चे। मुझसे कुछ भी हासिल करने के बारे में सोचना भी मत। ये तुम्हारे भले के लिए है, समझे? ये बात काफी अटपटी लग रही थी, लेकिन वांग हाओ ने इसे गंभीरता से ले लिया। बहरहाल, भले ही हमें मोक्ष के लिए कोई चमत्कारी औषधि या कोई शक्तिशाली कलाकृतियां नहीं मिली, लेकिन कुछ दुर्लभ और कीमती सामग्री प्राप्त करना इस यात्रा को सार्थक बनाता है। साथ ही ये वांग हाओ के मन में लंबे समय से चले आ रहे संदेहों को दूर करता है और उसकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा में मौजूद थोड़ी सी कमी को पूरा करता है। चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दो। वांग हाओ शांत और संयमित रहे। हालांकि अगर आपको मौका मिले तो स्टार टावर में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसके अंदर वो सब चीजें हैं जो मैंने इस ब्रह्मांड की तथाकथित 3000 सबसे शक्तिशाली जातियों का सफाया करने के बाद जमा की थीं। आपको कितना मिलेगा यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। ओह, मैं आपको याद दिलाना भूल गया, मेरा समय समाप्त हो रहा है। 4 घंटे में एक भयंकर आपदा आ जाएगी और यह ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मैं स्वयं भी शून्य में विलीन हो जाऊंगा। यदि आप आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और सामग्रियां एकत्र करना चाहते हैं तो जल्दी करें। अरे बाप रे, इतनी जल्दी? सीनियर, फिर आप? वांग हाओ उदास दिख रहा था। इस बार वांग हाओ की भावनाएं सच्ची थीं और उसने जरा भी बनावटीपन नहीं दिखाया। हालांकि वह सीनियर मो शिंग से सिर्फ एक बार मिला था, फिर भी वांग हाओ को अचानक से ऐसा लगा जैसे वह पहले भी मिल चुका हो। जब वांग हाओ को पता चला कि सीनियर मो जिंग के पास जीने के लिए केवल 4 घंटे बचे हैं, तो वह गहरे दुख से भर गया। अमरता का क्या फायदा? विपत्ति के सामने तो ये पल भर में लुप्त हो सकती है। क्या मैं, वांग हाओ, इसी राह पर चलने के लिए अभिशप्त हूँ? वांग हाओ ने कुछ देर तक सोचा और जब वह चुपचाप मुड़ा तो उसे राहत महसूस हुई। अगर कोई विपत्ति आ जाए तो क्या हुआ? अगर ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो क्या हुआ? अगर यही नियति है तो क्या हुआ? एक दिन मैं, वांग हाओ, ब्रह्मांड की हर चीज से ऊपर उठ जाऊंगा। वांग हाओ की निगाहें दृढ़ थीं और उन्होंने काले वस्त्र पहने व्यक्ति की पीठ के पीछे झुककर गहरा प्रणाम किया। मास्टर मो जिंग, निश्चिंत रहें, जब तक मैं, वांग हाओ, जीवित हूँ, मो वंश की आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी और मो वंश की विरासत कभी नष्ट नहीं होगी। एक दिन मैं, वांग हाओ, निश्चित रूप से इस आकाश को अपनी दृष्टि से धुंधला होने से बचाऊंगा, इस ब्रह्मांड को अपने शरीर में कैद होने से मुक्त करूंगा और भाग्य को अपने पैरों तले रौंद डालूंगा। धमाका, धमाका। जैसे ही वांग हाओ ने ये शब्द कहे, काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आकृति धुंधली सी हो गई और अचानक कहीं से बिजली की एक तेज चमक प्रकट हुई, जिसने ग्रह के ऊपर के पूरे आकाश को रोशन कर दिया। धरती जोर से कांप उठी और विशाल खाइयों में फट गई। कई पहाड़ और विशाल पेड़ ढह गए, हवा और बादल गरज उठे और आकाश में जो तारे फिर से जगमगा उठे थे, वे एक बार फिर धुंधले पड़ गए। हाय, भाग्य और पुनर्जन्म तो स्वर्ग द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन मो संप्रदाय के शिष्य निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त करेंगे। आशा है गुरु की भविष्यवाणी सच होगी। मो यांग,
मोयांग, आप मुझसे कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं। जीवन में क्या आनंद है, मृत्यु में क्या दुख। मात्र अस्तित्व जीना, अंततः इस नश्वर शरीर को त्यागना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। यदि हम भाई पुनर्जन्म लेते हैं तो फिर से सहपाठी शिष्य बने। वो मधुर प्राचीन ध्वनि पहाड़ों में गूंज उठी और ध्वनि के लुप्त होने से पहले ही काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति का शरीर एक सपने की तरह गायब हो गया, राख में परिवर्तित हो गया और आकाश में विलीन हो गया। जैसे ही मो जिंग का भौतिक शरीर विघटित हुआ, उसके सामने स्थित संपूर्ण प्राचीन स्थापत्य परिसर भी उसी समय ढह गया और पल भर में ईंटों, टाइलों और खंडहरों के ढेर में तब्दील हो गया। धिक्कार है, अभी मत मरो। बताओ, तुमने वो सामान कहाँ छिपाया है जो तुम पीछे छोड़ गए थे? और बाकी औषधीय जड़ी बूटियों के खेत कहाँ हैं? हे भगवान, ये तो घटिया निर्माण परियोजना है, ये इतनी आसानी से ढह गई। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ बेहद निराश होकर बड़बड़ाया और गालियां दी। जैसे ही वांग हाओ गाली देकर मुंह फेरने ही वाला था, उसकी नजर अनजाने में खंडहरों पर पड़ गई। क्या ये ईंटें बैंगनी सोने के दिव्य लोहे से नहीं बनी हैं? और लकड़ी फुसांग दिव्य वृक्ष जैसी क्यों दिखती है? धिक्कार है, क्या ये घर उच्च कोटि की संत स्तरीय सामग्री से बने हैं? ये बहुत ही भव्य है। वांग हाओ संत स्तर की सामग्रियों के विशाल ढेर को देखकर अवाक रह गया, जो 50 मील से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था और 100 मीटर ऊंचे एक छोटे पहाड़ जैसा दिखता था। तुरंत ही वांग हाओ के होंठ फड़कने लगे और वह हंसते हंसते मरते मरते बचा। हे सीनियर मो जिंग, आप बहुत दयालु हैं। जब भी हमें ड्रैगन कुल की पैतृक भूमि पर जाने का मौका मिलेगा, हम निश्चित रूप से आपके निर्देशों का पालन करेंगे और ड्रैगन कुल के बीच अच्छा समय बिताएंगे और आपके गौरवशाली नाम का प्रसार जारी रखेंगे। वांग हाओ मन ही मन खुश था, लेकिन असल में वह ड्रैगन कबीले से पैसे वसूलने की योजना बना रहा था। चूंकि मो जिंग पहले ही मर चुका है, इसलिए ड्रैगन कबीले की पैतृक भूमि में उसके नाम का इस्तेमाल करके झंडा फहराना, उसकी शक्ति को बड़ा चढ़ाकर बताना और कुछ लाभ प्राप्त करने का अवसर लेना भी मो कबीले के लिए सम्मान लाने का एक तरीका होगा। जल्द ही वांग हाओ ने अपने दिमाग से सभी अराजक विचारों को दूर कर लिया और संत स्तर की सामग्रियों के पहाड़ को एजोर ड्रैगन स्पेस में तेजी से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। जैसे ही मो जिंग की मृत्यु हुई, आसपास की संरचनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं और जो लोग अभी अभी सील किए गए थे वे धीरे धीरे जाग उठे। स्टॉप्ड अध्याय 636 4 वांग हाओ। अभी क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। हो क्या हुआ? मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और मेरी गर्दन बहुत अकड़ी हुई है। अरे वांग हाओ, तुम क्या कर रहे हो? घर तोड़ रहे हो? ली पेंग के शब्दों ने तुरंत ही सबका ध्यान वांग हाओ की ओर खींच लिया। इस समय सभी ने देखा कि वांग हाओ बेतहाशा ईंटें, मलबा और लकड़ी जमीन से उठाकर अपने स्थानिक घेरे में ले जा रहा था। वह पसीने से भीगा हुआ था, बिजली की गति से चल रहा था और खूब मजे कर रहा था। तुम सब वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ और इन चीज़ों को हटाने में मदद करो। ये सारी निर्माण सामग्री संत श्रेणी की है, अनमोल है। संत श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भी अधिक मूल्यवान है। वांग हाओ के शब्दों ने तुरंत ही सबकी आंखों में चमक ला दी। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? संत श्रेणी की सामग्री से घर बनाना, ये तो हद से ज्यादा खर्चीला है। ली पेंग की सांसें थोड़ी फूल गईं। बाकी सब लोग हैरानी से हौंफने लगे। कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद सभी ने मदद करना शुरू कर दिया। जल्दी करो, ये ग्रह 4 घंटे से भी कम समय में नष्ट हो जाएगा। हमें जल्दी करनी होगी। समय बचाने के लिए वांग हाओ ने अपने तीनों क्लोन को भी एक साथ छोड़ दिया। वांग हाओ मुख्य रूप से ब्लैक ड्रैगन पल से निर्मित एक अवतार है। यह अत्यंत रहस्यमय है और इसका अपना आंतरिक स्थान है। प्रकट होते ही इसने अपना मुंह चौड़ा खोला और जमीन पर बिखरी हुई संत स्तरीय सामग्रियों को तेजी से अपने भीतर खींच लिया। वांग हाओ एयर का निर्माण एक ड्रैगन आत्मा के शरीर से हुआ था और उसके भीतर एक ड्रैगन आत्मा का स्थान भी था। ड्रैगन जाति की गुप्त तकनीकों के माध्यम से उसका शरीर 100 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और जमीन पर पड़ी ईंटों,
लकड़ी और कंकड़ों को अंदर खींच लिया, जो उसके शरीर के भीतर स्थित ड्रैगन आत्मा के स्थान में संग्रहित हो गए। वांग हाओ सान ब्लैक फ्लेम सरपेंट का क्लोन था और उसने अभी तक अपने शरीर के भीतर एक वैकल्पिक आयाम का निर्माण नहीं किया था। वो केवल वांग हाओ के मुख्य शरीर पर निर्भर था, जो लगातार संत स्तर की सामग्रियों को जमीन पर रखकर उन्हें एजोर ड्रैगन स्पेस में पहुंचाता था। जब पूरी गैलेक्सी टीम ने ये दृश्य देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए। वांग हाओ, क्या तुम्हें जादू आता है या मुझे भ्रम हो रहा है? मुझे तुम्हारे चार एक जैसे रूप क्यों दिखाई दे रहे हैं? ली पेंग ने अपनी आंखें मलते हुए अविश्वास से पूछा। जी हाँ, क्या वांग हाओ के सभी क्लोन तुमने ही बनाए हैं? डू सन्यान्ग ने भी उतनी ही हैरानी से पूछा। यहाँ एक बार है। कोष्टक। भाई वांग हाओ, क्या आपको जादू आता है? आप में से कौन है? नामी की आंखें चौड़ी हो गईं, वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि असली वांग हाओ कौन है। सभी सवाल पूछे जाने के बाद वांग हाओ ने बोलना शुरू किया। अभी जो बोल रहा है वह मेरा असली स्वरूप है, बाकी सब मेरे द्वारा पूर्वजों की तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए क्लोन हैं। वे न तो राक्षसी हैं और न ही जादुई। अरे भाई वांग हाओ, आप तो कमाल के हैं। क्या आप मेरा भी एक क्लोन बना सकते हैं? इससे मुझे रोजाना कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मेरा क्लोन मेरे लिए सब कुछ कर देगा। हा हा। वांग हाओ को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी। अरे तुम तो सच में बड़े आलसी हो। हालांकि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। क्लोन को परिष्कृत करने के लिए तीनों मेरिडियन को एक साथ विकसित करना और तीनों प्रणालियों को 9वें स्तर तक पहुंचाना आवश्यक है। परिस्थितियां अत्यंत कठिन हैं। अरे तो रहने दो, मैं 9वें स्तर की दिव्य साधना प्राप्त करके ही काफी संतुष्ट हूँ। अपने शरीर को परिष्कृत करने और आत्मा को विकसित करने के लिए इतनी सारी मेहनत करना बहुत कष्टदायक है। मुझे लगता है मैं यह नहीं करूँगा। नामी उदास दिख रही थी और आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर पड़ी संत स्तरीय सामग्रियों को अपने स्थानिक घेरे में ले जाती रही। घेरा भर जाने पर उसने उन सभी को वांग हाओ के सामने ढेर कर दिया और उसे स्वयं ही नीले ड्रैगन स्पेस में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने पहले ही अपने स्थानिक छल्लों से सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को वांग हाओ के नीले ड्रैगन स्पेस में स्थानांतरित कर दिया और फिर जमीन पर बिखरी हुई संत स्तरीय सामग्रियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में शामिल हो गए। जैसे ही 6 लोग और उनके 3 क्लोन संत स्तर की सामग्री को स्थानांतरित करने में बेतहाशा व्यस्त थे, एक काला अंतरिक्ष यान चुपचाप शिखर मंच पर उतर गया। अंतरिक्ष यान से 4 लोग उतरे। वे कोई और नहीं बल्कि न्यू गाओ और फायर हैमर स्क्वाड के उनके 3 साथी थे। ये चारों आदमी भारी बल के साथ वांग हाओ से बदला लेने आए थे। बॉस, ये वही बच्चा है। रुकिए, उस इंसान बच्चे के 3 भाई क्यों हैं? 4 एक जैसे वांग हाओ में से पिछली बार हमारी स्पेस रिंग चुराने वाला कौन है? बेवकूफ, बस उन सबको मार डालो, सब खत्म हो जाएगा। कौन परवाह करता है कि वे कौन हैं? वांग हाओ को देखते ही न्यू गाओ की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से बोला। हाँ, बॉस सही कह रहा है। हमें उन इंसानी घुन को भी मार डालना चाहिए और उनकी जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। वे चारों अंतरिक्ष यान से उतरे और वांग हाओ की ओर बढ़े, लेकिन उन्होंने पाया कि गैलेक्सी टीम के सदस्य निर्माण मलबे के ढेर को हटाने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने सीधे उनकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। न्यू गाओ बेहद गुस्से में थे। ब्लॉकबस्टर फिल्मों का युग। एक मजबूत व्यक्ति को हराया जा सकता है, लेकिन उसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। न्यू गाओ की नज़रों में अब गैलेक्सी टीम की ओर से उसे सबसे ज्यादा तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। वांग हाओ, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। न्यू गाओ दहाड़ा, उसका शरीर रक्त ऊर्जा से भर गया और एक विशाल रक्त शक्ति पल भर में 100 मीटर के दायरे में फैल गई। दरअसल वांग हाओ को फायर हैमर टीम के आगमन की जानकारी काफी समय से थी, लेकिन वह ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उसे इसके बारे में कुछ पता ही न हो। अरे मूर्ख बेल, पिछली बार का सबक काफी नहीं था। क्या तुम इस बार फिर से खुद को अपमानित करना चाहते हो? वांग हाओ ने उदासीनता से कहा। अभी भी उसकी पीठ न्यू गाओ की ओर थी, उसने पीछे मुड़ने की जहमत तक नहीं उठाई। वांग हाओ के इशारे पर गैलेक्सी टीम के बाकी सदस्य नहीं रुके।
समय तेजी से बीत रहा है। इस ग्रह के प्रलय में पूरी तरह नष्ट होने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। ज़ाओ शियान सी को इससे पहले ग्रह के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलना होगा, अन्यथा उसके साथ ही उसका भी विनाश हो जाएगा। अरे वाह वांग हाओ, तुम बदमाश, तुम बहुत घमंडी हो। मेरे सामने 9वें स्तर के विशेषज्ञ नियू गाओ के सामने आज तक कोई इतना घमंडी नहीं हुआ। मुझे तो 10 सबसे शक्तिशाली कुलों के प्रतिभाशाली लोगों की भी परवाह नहीं। तुमने मुझे बार बार अपमानित किया है। इस बार मैं नियू गाओ अपनी घृणा निकालने के लिए तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मर जा। नरक में जाने के बाद अगले जन्म में मुझे नियू गाओ नाराज मत करना। नियू गाओ एक रक्तमय आभा से घिरा हुआ था और उसकी 2 रक्त लाल बैल जैसी आंखें धुंधली रक्त की धुंध में 2 रक्त रंजित बल्बों की तरह दिख रही थीं, जो एक भयावह लाल प्रकाश उत्सर्जित कर रही थीं। बेकाबू बैल जैसा दिव्य शरीर, भयंकर आक्रमण। पलक झपकते ही नियू गाओ के शरीर से खून की धुंध छंटने के बाद उसका रूप पूरी तरह से 3 झांग ऊंचे एक विशाल बैल में बदल गया, जिसके सिर पर खूनी चमक से जगमगाते हुए ऊंचे सींगों की एक जोड़ी थी और उसके लोहे के खुर जमीन पर लात मारते और पटकते थे, जिससे जमीन हिंसक रूप से हिल जाती थी। दिलचस्प है, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है। किसी व्यक्ति का वंश जितना अधिक कुलीन होगा, उसमें पूर्वजों के लक्षण उतने ही अधिक स्पष्ट होंगे। हालांकि नियू गाओ की ताकत औसत थी, लेकिन उसका वंश वाकई असाधारण था। तथाकथित खूंखार बैल दिव्य शरीर रूपांतरण पूरा करने के बाद वह एक प्राचीन खूंखार लोहे के बैल में बदल गया, जिसकी त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां धातु की तरह कठोर थीं। अगर उसकी अमानवीय ताकत अपने चरम पर पहुंच जाए, तो प्राचीन ड्रैगन जाति को भी उससे सावधान रहना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश जंगली बैल वंश की वंश परंपरा अब कमजोर हो चुकी है। यद्यपि नियू गाओ में अच्छी प्रतिभा है, लेकिन उसके शरीर में जंगली लौह बैल की वंश परंपरा अशुद्ध है, जिससे रूपांतरण के बाद जंगली बैल दिव्य शरीर की शक्ति काफी कम हो जाती है। वांग हाओ के शरीर में मौजूद असली ड्रैगन रक्त की तुलना में अंतर बहुत अधिक है। _7SH स्टॉप्ड अध्याय 637 क्लोन की शक्ति। हीरो सिटी में पहले वांग हाओ को कुछ संशय थे, लेकिन अब इस वीरान ग्रह पर वह अपने पास मौजूद किसी भी साधन का उपयोग कर सकता है। कांपों, तुम मानव सरीसृपों। हम मिनोटॉर जाति प्राचीन वंश के सर्वोच्च वंशज हैं। प्राचीन काल में तुम मनुष्य असभ्य बंदरों के झुंड के सिवा कुछ नहीं थे। मर जाओ। नियू गाओ 3 झांग ऊंचे एक विशाल बैल में परिवर्तित हो गया और वांग हाओ पर बेरहमी से लात मारते हुए हमला करने लगा। उसी क्षण आसपास की हवा चिपचिपी हो गई। ये देखने में सरल लेकिन क्रूर टक्कर वंश की शक्ति से प्रेरित होकर आसपास के स्थान को संकुचित और ठोस बना दिया। वांग हाओ के असली शरीर और उसके तीनों क्लोनों ने तुरंत महसूस किया कि उनके आसपास की हवा चिपचिपी हो गई है और उनकी हरकतें अकड़ गईं। हालांकि ये भावना क्षणिक ही थी। जैसे ही वांग हाओ की असली ड्रैगन रक्तरेखा में उभार आया, इस रक्तरेखा का दबाव तेजी से कम हो गया। कृपया इस बेहद सुविधाजनक वेबसाइट पर ताइवान की अच्छी किताबें पढ़ना न भूलें और अध्यायों के सबसे तेज अपडेट प्राप्त करें। तुरंत ही एक विचार के साथ 3 क्लोनों में से एक, वांग हाओ, पलक झपकते ही नियू गाओ के सामने प्रकट हो गया। उसका 100 मीटर लंबा शरीर फिर से 300 मीटर तक फूल गया और अचानक उसने एक पैर उठाकर नियू गाओ पर जोरदार प्रहार किया। ये लात अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वांग हाओ, जो क्लोन था, ने ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें गति और स्थिरता का संयोजन था। वह एक भ्रम की तरह चलता था, कभी तेज तो कभी धीमा, धोखे से और झूठा, जिससे नियू गाओ को एक पल के लिए भी पता नहीं चला, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका खून और ऊर्जा उसके पूरे शरीर में जम गई है। फिर गाय का पूरा शरीर इन विशाल, असीम पैरों के नीचे कुचल दिया गया। क्लोन का विशालकाय पैर नियू गाओ के क्रूर बैल जैसे शरीर से 10 गुना बड़ा था। जब वह पैर पटकता था, तो ऐसा लगता था मानो कोई पहाड़ आप पर दबाव डाल रहा हो, जिससे वह पूरी तरह से अजेय बन जाता था। जब क्लोन वांग हाओ ने अपना पैर उठाया,
तो उसने देखा कि जमीन 10 मीटर से अधिक नीचे धंस गई थी और नियुगाओ का पूरा शरीर निस्संदेह मांस और खून के ढेर में बदल गया था। महज एक जोरदार लात से सैवेज बुल क्लैन के 9वें रैंक के शिखर पर मौजूद युवा मुखिया नियुगाओ कीमा किए हुए मांस के ढेर में बदल गया। शक्ति में ऐसा अंतर आसमान और जमीन जैसा था, यहाँ तक कि वांग हाओ को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। नियुगाओ बुरी तरह कुचलकर खून से लथपथ हो गया था और उसकी जान बाल बाल बची थी। उसकी हड्डियां, मांस और आंतरिक अंग सब क्षत विक्षत हो चुके थे और उनसे अत्यधिक खून बह रहा था। खून की दुर्गंध हवा में फैल गई थी, जिससे उसके साथ आए तीनों मिनोटॉर योद्धा भयभीत होकर चुप हो गए थे। ये तुम आखिर हो कौन? मानव जाति में इतना भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे मौजूद हो सकता है? वांग हाओ, क्या तुम पर परलोक की किसी शक्तिशाली जाति का साया है? अन्यथा तुमने हमारे युवा कुलपति की हत्या कैसे की? मोहक चुड़ैल 9 आकाशों में उड़ गई। हाँ, तुम आखिर हो कौन? इंसानी सरीसृप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? वांग हाओ का चेहरा ठंडा था। तुम सब अज्ञानी हो, बेहतर होगा कि तुम सब मर जाओ, वरना हीरो सिटी लौटने पर तुम सब कानाफूसी करोगे और चुपके से नियुगाओ की हत्या का पर्दाफाश कर दोगे। एक विचार आते ही विशालकाय क्लोन वांग हाओ ने तेजी से दोनों हाथों से 2 मिनोटॉर योद्धाओं को ऐसे पकड़ लिया जैसे वे चूजे हों। अचानक शक्ति के बल पर उसके हाथों में मौजूद दोनों मिनोटॉर योद्धा तुरंत मारे गए। फिर उसने अपना बायां पैर फिर से उठाया और आखिरी मिनोटॉर योद्धा को कुचलकर खून से लथपथ कर दिया। पूरी प्रक्रिया में 3 सांसों से ज्यादा समय नहीं लगा और तीनों मिनोटॉर योद्धा 3 ठंडे शवों में बदल गए, जिन्हें क्लोन वांग हाओ ने फटे पुराने जूतों की तरफ फेंक दिया और लापरवाही से पहाड़ की चोटी के नीचे गिरा दिया। भले ही शरीर सही सलामत हो, लेकिन 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर उसे गंभीर चोटें लगेंगी। अब जबकि तीनों मिनोटॉर योद्धा मर चुके हैं, 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर वे निश्चित रूप से मिट्टी के ढेर में बदल जाएंगे। ये सब करने के बाद क्लोन वांग हाओ जमीन पर बिखरी हुई संत स्तरीय सामग्रियों की उन्मत्त लूट में शामिल हो गया। वांग हाओ ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह मुड़ा और उन सामग्रियों को एजोर ड्रैगन स्पेस में रखने लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने अभी 4 तुच्छ मक्खियों को मारा हो। वांग हाओ की भयानक ताकत देखकर हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वांग हाओ के खूनी तरीकों से लेई पेंग और मू किंग इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर दोनों ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। उन्होंने आज्ञाकारी होकर कुली का काम जारी रखा, एक शब्द भी बकवास बोलने की हिम्मत नहीं की और पहले से भी अधिक मेहनत की। कियांगे की आंखों में निर्ममता की एक झलक दिखाई दी, जबकि प्रशंसा, सम्मान और ईर्ष्या की जटिल अभिव्यक्ति पल भर में गायब हो गई। डू सन्यांग ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे खून की तेज, तीखी गंध कुछ हद तक परेशान करने वाली लग रही थी। नामी, जिसने कभी किसी की हत्या नहीं की थी, ने उल्टी करने की तीव्र इच्छा को दबाते हुए बस अपनी नाक को ढक लिया। नामी की व्याकुलता देखकर वांग हाओ ने उसे एक स्पेससूट हेलमेट फेंक दिया। नामी, ये हेलमेट हवा को छानता है, इसलिए तुम्हें खून की गंध नहीं आएगी। नामी ने हेलमेट उठाया और उसे पहन लिया, जिससे खून की तीखी गंध कुछ देर के लिए दूर हो गई। उसने हौंफते हुए वांग हाओ को कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा। वॉइड एम्परर, ये देखकर डू सन्यांग ईर्ष्या से भर उठी। उसने एक हेलमेट निकाला, उसे पहना और कुलियों की कतार में शामिल हो गई। 1 घंटे बाद वांग हाओ द्वारा जमीन पर जमा सभी संत स्तरीय सामग्रियों को सफलतापूर्वक एजोर ड्रैगन स्पेस में स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने सभी को गैलेक्सी अंतरिक्ष यान में सवार होने का निर्देश दिया। बेशक वांग हाओ ने उस काले अंतरिक्ष यान को भी अपने एजोर ड्रैगन स्पेस में रख दिया। अगर भविष्य में उसे इसे संशोधित करने का मौका मिला तो यह एक बहुत ही बढ़िया वाहन साबित होगा। यहाँ तक कि अगर वह इसे ब्लैक मार्केट में बेच भी दे तो उसे कम से कम 10 अरब स्टार कॉइन मिल सकते हैं। डेमन स्पिरिट, जैसे ही सभी लोग अंतरिक्ष यान में सवार हो जाएं, तुरंत वार्प ड्राइव को चालू करें और वार्प यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, कप्तान।
जब आसपास लोग होते हैं तो राक्षसी आत्मा एक यांत्रिक नौकरानी में बदल जाती है। आधे घंटे की यात्रा के बाद आकाशगंगा ने अपनी अंतरतार की छलांग शुरू कर दी। इसी बीच वीरान ग्रह टूटने और दरारें पड़ने लगा। सभी ज्वालामुखी फटने लगे और पृथ्वी के केंद्र से लावा दरारों और ज्वालामुखी विस्फोटों से बहकर पूरे ग्रह को ढकने लगा। पलक झपकते ही पूरा ग्रह एक लाल गरम कोयले के गोले जैसा दिखने लगा और प्रलयकारी दृश्य में डूबता चला गया। 10,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित वो एकाकी शिखर लावा द्वारा निगल लिया जाने वाला अंतिम क्षेत्र बन गया। शिखर मंच पर विशाल पदचिह्न के आकार के गड्ढे के भीतर एक हृदय धीरे धीरे धड़क रहा था और एक चपटे मस्तिष्क के आधे हिस्से से आध्यात्मिक ऊर्जा के हल्के उतार चढ़ाव निकल रहे थे। मैं उससे नफरत करता हूँ। वांग हाओ, अगर मैं न्यू गाओ बच गया तो मैं अपना बदला लूंगा। मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक अटूट जुनून हालांकि मुश्किल से ही जीवित है लेकिन कभी पूरी तरह से बुझा नहीं है। अचानक कीमा किए हुए मांस के ढेर के ऊपर एक ब्लैक होल प्रकट हुआ। 5 मीटर व्यास वाले इस ब्लैक होल की सतह पर लगातार काली बिजली चमकती रहती है, साथ ही भयानक अंधकार में ऊर्जा के अंश भी दिखाई देते हैं। फिर अचानक ब्लैक होल की सतह पर एक दरार दिखाई देती है। इससे एक विशाल खून से लथपथ आंख खुल गई। उसकी विशाल आंख चारों ओर घूमी और फिर गड्ढे में पड़े खून से लथपथ सड़े हुए मांस के ढेर पर टिक गई। अचानक उस विशालकाय आंख के बीचों बीच एक दरार दिखाई दी और 4 मीटर लंबी एक महिला, जिसका शरीर काले लोहे की तरह गहरे रंग से चमक रहा था, उस ब्लैक होल से बाहर निकली। वह मोती जनजाति के प्रधान पुजारी शोकोको थे। सक्को ने मांस के ढेर में कुचले हुए मस्तिष्क के उस आधे हिस्से में, जिसमें अभी भी कुछ जान बची थी, अपनी एक उंगली डाली और फिर चुपचाप एक मंत्र का जाप किया। _7 स्टॉप्ड। अध्याय 638 सागोको का बदला। धिक्कार है, मैं अभी भी बहुत देर हो चुकी है। वह इंसान अभी अभी चला गया। शोकोको का चेहरा ठंडा और उदास था। अपने मंगेतर मोए की मृत्यु ने उसे पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। उसने मोटे जनजाति की मुख्य पुजारिन के रूप में अपने कर्तव्यों को भी त्याग दिया और अपना पूरा ध्यान अपने मंगेतर के हत्यारों से बदला लेने पर केंद्रित कर लिया। भाई मोए के एयर तुम्हारा बदला जरूर लेगा और उस इंसान के सिर का इस्तेमाल तुम्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद करेगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही साकोको ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धड़कते हुए दिल के आधे हिस्से को अपनी हथेली में थाम लिया। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। भाई मोए का बदला लेने के लिए मेरे पास अपने मोटे कबीले के शरीर को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बदला लेने के लिए मैं सोकोको कोई भी बलिदान देने को तैयार हूँ, चाहे इसका मतलब किसी गंदी इंसान की खाल पहनना ही क्यों ना हो। मैं संकोच नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो मोटे कबीले के लोगों। मैं सोकोको अगले जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। शोकोको का चेहरा और भी गंभीर होता चला गया, मानो उसने जीवन मरण का फैसला कर लिया हो। अंततः उसने हिम्मत जुटाई, अपना मुंह खोला और अपने हाथ में धड़कते हुए दिल को अपने मुंह में डाल लिया। उसने अपना मुंह बंद किया, अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और खून से लथपथ पूरे दिल को सीधे अपने पेट में निगल लिया। फिर उसने चुपचाप एक मंत्र का जाप किया। ###8%%। कुछ देर बाद साकेको बुरी तरह कांपने लगी। उसकी आंखों, कानों, नाक, मुंह और शरीर के अन्य 7 छिद्रों से काला खून बहने लगा। उसकी त्वचा और मांस बुरी तरह फूलने लगे और उससे लगातार काली ऊर्जा की फुहारें निकलने लगीं। देखते ही देखते इसका 4 मीटर ऊंचा शरीर एक विशाल गोले में तब्दील हो गया। धमाका टिल्डा। जब उसका शरीर अपनी अधिकतम सीमा तक फैल गया तो वो एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे खून और मांस चारों ओर बिखर गए। विस्फोट के बाद सोको के शरीर के अंदर एक छोटा सा मानवाकार अंडा जमीन पर गिर गया। फिर जब मानवाकार अंडे को अंदर से फाड़कर खोला गया तो एक हट्टा कट्टा और तगड़ा बैल आदमी नग्न अवस्था में खड़ा हो गया। इस हटे कट्टे आदमी का सिर बैल जैसा और शरीर मनुष्य जैसा था। उसने अचानक अपनी लाल आंखें खोलीं।
उसका शरीर और रूप रंग बिल्कुल उसी बैल पुरुष योद्धा नियू गाओ जैसा था जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी। अपनी मूल 4 मीटर की ऊंचाई की तुलना में ये हट्टा कट्टा आदमी, जो अब 2 मीटर लंबा है, काफी छोटा और दुबला पतला दिखता है। जी हाँ, ये बलिष्ठ बैल पुरुष, जिसने निषिद्ध गुप्त तकनीकों के माध्यम से दिलों को खाकर वंश प्राप्त किया और एक अलग जाति के वंश के साथ पुनर्जन्म लिया, कोई और नहीं बल्कि महापुजारी सागोको है। साको ने बुल क्लैन योद्धा नियू गाओ का हृदय खाकर बुल क्लैन की रक्तवंश ऊर्जा प्राप्त की और इसी ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं को बुल क्लैन योद्धा में रूपांतरित कर लिया। सुपर वॉर ड्रैगन। न केवल उनकी शारीरिक बनावट पूरी तरह से बदल गई, बल्कि उनका लिंग भी बदल गया। पुनर्जन्म के बाद शोकोको को न केवल मिनोटौर जनजाति के योद्धा नियू गाओ जैसा शारीरिक शरीर प्राप्त हुआ, बल्कि उसकी आत्मा की हलचलें भी नियू गाओ के समान हो गईं। इतना ही नहीं, शोकोको ने नियू गाओ की यादों को भी आत्मसात कर लिया। ये निषिद्ध गुप्त तकनीक एक दुष्ट कला है, जिसमें प्राणों की आहुति और आत्मा का बलिदान होता है। पुनर्जन्म के बाद जीवन काल बहुत कम हो जाता है, और प्राचीन काल में बहुत कम जातियों को इसके बारे में जानकारी थी। शोकोको की निषिद्ध गुप्त तकनीक का पता संयोगवश एक प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने के बाद चला। वांग हाओ, तुम्हारे तो काफी दुश्मन हैं, लेकिन जल्द ही तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। भाई मोए के एर द्वारा तुम्हारा बदला लेने के बाद हम पाताल लोक में फिर मिलेंगे। मेरा इंतजार करना। ये जानलेवा मिशन आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से पूरा हुआ, जो वांग हाओ के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। बेशक टीम गैलेक्सी के सदस्य भी उतने ही खुश थे। इस मिशन ने सभी को अविश्वसनीय रूप से अमीर बना दिया है, जिससे वे धन के ढेर में लिपटे हुए हैं। दुर्भाग्यवश इन मिशनों में केवल योगदान अंक मिलते हैं, युद्ध योग्यता नहीं। एक और परेशान करने वाली बात यह है कि आपको अपने द्वारा अर्जित योगदान अंकों का 50% हिस्सा देना होगा। धन के मूल्य में अचानक 50% की गिरावट की आशंका ने सभी के उत्साहित मन को पल भर में निराशा में बदल दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना कुछ मिलेगा। कम से कम सभी को 1 ट्रिलियन योगदान अंक तो मिलने ही चाहिए। ली पिंग पूरे रास्ते खुशी से मुस्कुराता रहा। धिक्कार है, ज्यादा उत्साहित मत होइए। हीरो सिटी पहुंचते ही हमारी स्पेस रिंग्स को दिव्य चेतना द्वारा स्कैन किया जाएगा। वे तुरंत देख लेंगे कि पिछली बार जब हम निकले थे तो हमारे पास कौन कौन सी अतिरिक्त वस्तुएं थीं। धिक्कार है, हमें अपने आधे योगदान अंक व्यर्थ ही देने पड़ेंगे, लगभग 500 अरब योगदान अंक। धिक्कार है, हीरो सिटी के वे पिशाच हद से ज्यादा लालची हैं। हमने अल्फा ब्रह्मांड की सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और वे लोग बस बैठे बैठे धन कमा रहे हैं। वे क्यों न एक ब्रह्मांडीय तूफान लाकर उन सभी पिशाचों को धूल में मिला दें। मू किंग बड़बड़ाया और कोसने लगा। उसका मूड खराब था, खासकर जब उसने उन दुर्लभ और कीमती सामग्रियों का आधा हिस्सा देने के बारे में सोचा जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से खोजकर निकाला था। वह बहुत क्रोधित था। अत्यंत चतुर दू सन्नियांग चिंतित नहीं थी। उसने रास्ते में वांग हाओ को ध्यान से देखा था और पाया था कि उसके पास कई रहस्य और खजाने हैं जो समय समय पर अचानक प्रकट होते रहते हैं। हालांकि सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद दू सन्नियांग को वांग हाओ पर किसी भी प्रकार के स्थानिक वलय का कोई निशान नहीं मिला। विवाह व्यवस्थाओं पर चर्चा, इससे वह बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने एक संभावना का भी अनुमान लगाया। इसलिए संदेह से भरी हुई दू सन्नियांग चुपके से अकेले ही वांग हाओ को ढूंढने के लिए साधना कक्ष में चली गई। हमेशा की तरह जब भी उसे खाली समय मिलता, वांग हाओ पागलों की तरह साधना करने लगता। वांग हाओ की साधना में बाधा न डालने के लिए दू सन्नियांग 3 दिन और 3 रात तक साधना कक्ष के बाहर इंतजार करती रही। अंततः चौथे दिन प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा खुल गया। एक भिखारी चिथड़े चिट्टे कपड़ों में लिपटा हुआ, घावों से भरा हुआ, चोटिल और सूजे हुए चेहरे और बिखरे बालों के साथ धीरे धीरे बाहर निकला। इस चेहरे को देखकर दू सन्नियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि एक युवा, जिसके पास एक स्टार स्तर के 9वें स्तर के विशेषज्ञ के बराबर शक्ति है और जो 20 वर्ष से भी कम आयु का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है,
साधना करते समय इतनी मेहनत करेगा। हालांकि और अधिक विचार करने पर डब्ल्यू चाओयन को का नाम समझ में आता है। अगर इतनी कड़ी ट्रेनिंग न होती तो वांग हाओ के पास इतनी कम उम्र में इतनी भयानक ताकत न होती। डू सन्यान ने सावधानी से धीमी आवाज में कहा, वांग हाओ, क्या आपके पास थोड़ा समय है? क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? वांग हाओ एक तरफ मुड़ा और डू सन्यान की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए अपने मोतियों जैसे सफ़ेद दांत दिखा रही थी, और बोली, बेशक, बहन डू, मुझसे इतनी विनम्रता मत दिखाओ, मुझसे कुछ भी पूछो। हाँ, अगर किसी तरह की अनबन की बात हो तो मत पूछो। हाँ, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वांग हाओ की आंखों में एक दुष्टतापूर्ण चमक दिखाई दी, जो उसके चेहरे पर पहले सौम्य थी। वांग हाओ को अचानक अपना व्यवहार बदलते और एक बदमाश बनते देख डू सान्यांग, हालांकि अब एक भोली लड़की नहीं थी, फिर भी वांग हाओ के शब्दों से चिढ़ गई और शर्मा गई। उसने मन ही मन बुदबुदाया, तुम छोटे बदमाश। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जिज्ञासा है, जब आपके पास कोई स्थानिक अंगूठी नहीं है तो आप इतनी सारी चीजें अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? इस निजी मामले के बारे में पूछे जाने पर वांग हाओ अचानक अवाक रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वांग हाओ के शर्मिंदा चेहरे को देखकर डू सन्यान ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, चूंकि आप इस रहस्य को उजागर करने में सहज नहीं हैं, तो भूल जाइए। मान लीजिए कि मैंने पूछा ही नहीं। वांग हाओ ने अपने सिर के पीछे खुजली करते हुए शांत भाव से कहा, यह कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसे बताया न जा सके। चूंकि सिस्टर डू जानना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। _7sh स्टॉप्ड अध्याय 639 सेंटोर पोलोन। दरअसल मेरे पास एक विशाल क्षमता वाली स्थानिक अंगूठी है जो मेरे शरीर के साथ एक हो गई है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आप इसे देख नहीं सकते। कुछ देर सोचने के बाद वांग हाओ ने डू सान्यान को अपनी एजोर ड्रैगन रिंग के कुछ रहस्य बताने का फैसला किया, लेकिन उसने एजोर ड्रैगन रिंग की उत्पत्ति और छिपे हुए विवरणों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ओह, मैं समझ गई। तो फिर आपके स्थानिक वलय का क्षेत्रफल तो अविश्वसनीय रूप से विशाल होगा। यह मेरे 10,000 घन मीटर के स्थानिक वलय के क्षेत्रफल से कहीं अधिक होगा, है ना? डू सन्यान ने सहमति में सिर हिलाया। वांग हाओ ने सिर हिलाया। हाँ, ये वाकई काफी बड़ा है। हालांकि डू सन्यान वांग हाओ के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उसने उससे और कोई सवाल नहीं किया। सुनो, वांग हाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं हमारे सभी दुर्लभ खजाने और वस्तुएं, जो हमारे स्थानिक छल्लों में हैं, अस्थायी रूप से तुम्हारे अदृश्य स्थानिक छल्ले में रख सकूं। क्योंकि तुम्हारा स्थानिक छल्ला अदृश्य हो सकता है, इसलिए ये हीरो सिटी के अमर शक्तिशाली योद्धाओं की दिव्य चेतना की जांच से भी बच जाएगा। इस तरह हम भारी योगदान अंक खर्च करने से बच सकते हैं और ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि यह मिशन पिछले मिशन की तरह व्यर्थ गया। ये सबके लिए फायदेमंद है। तुम्हारा क्या विचार है? इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। ट्विककिन कॉम ताइवान की बेहतरीन किताबें खोजने के लिए ताइवान नॉवेल्स पर जाएं। ये बहुत सुविधाजनक है। डू सन्यान ने वांग हाओ की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। कुछ देर सोचने के बाद वांग हाओ ने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया। ठीक है, तो हम सिस्टर डू की बात मानेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि सिस्टर डू मेरे पास मौजूद अदृश्य स्थानिक अंगूठी के बारे में मेरा रहस्य गुप्त रखेंगी और किसी को नहीं बताएंगी। बेशक, आप अपनी बहन डू को किस तरह का इंसान समझते हैं? चिंता मत करो, मैं, बहन डू, चुप रहती हूँ और कभी चुगली नहीं करती। डू सन्यान ने उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा, फिर अपनी स्थानिक अंगूठी में मौजूद सभी वस्तुओं को साधना कक्ष में खुले स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और फिर वांग हाओ से उन सभी को नीले ड्रैगन स्पेस में स्थानांतरित करने के लिए कहा। वांग हाओ ने भी उसी विधि का अनुसरण किया। अंत में रुकने से पहले उसने अन्य सभी लोगों के स्थानिक छल्लों को खाली कर दिया। आधे महीने बाद गैलेक्सी हीरो सिटी लौट आई। जैसा कि उम्मीद थी, वांग हाओ की एजोर ड्रैगन रिंग को दिव्य चेतना द्वारा पता नहीं लगाया जा सका
और एजोर ड्रैगन स्पेस में मौजूद सभी वस्तुएं भी जांच से बच गईं। सुरक्षा के लिहाज से वांग हाओ के एजोर ड्रैगन स्पेस में स्थानांतरित की गई दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियों को एजोर ड्रैगन हॉल में अलग से रखा गया था। इनका उद्देश्य अल्पकालिक रूप से योगदान अंक प्राप्त करने के लिए उपयोग करना नहीं था, बल्कि स्थिति सामान्य होने के बाद इन्हें बैचों में निकालकर योगदान अंक प्राप्त करने या अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए व्यापार करने के लिए उपयोग करना था। बेकार सुंदरता जहरीली होती है। अद्वितीय अभिमानी संगिनी। गैलेक्टिक टीम के सदस्य, जो रातों रात अरबपति बन सकते थे, अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। एकमात्र बड़े खर्चीले व्यक्ति के रूप में वांग हाओ के पास एल्डरसू को स्टार स्पिरिट लिक्विड के लिए पहले बेचे गए सभी 6 मिलियन योगदान अंकों का उपयोग करके सभी को फैट फिश किंगडम रेस्तरां में एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाथ में पैसा और कोई चिंता न होने के कारण वांग हाओ आखिरकार एक भरपेट भोजन का आनंद ले सका। भाई वांग हाओ, क्या हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। नामी फैटफिश किंगडम रेस्टोरेंट के सामने हिचकिचाई आगे जाने से बहुत डरी हुई थी। इस रेस्तरां में 3 साल तक कैद रहने के बाद नामी को स्वाभाविक रूप से वापस लौटने पर प्रतिरोध की प्रबल भावना महसूस हुई। वांग हाओ भी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। हालांकि नामी को उसने मुक्त कर दिया था, लेकिन उसके दिल में बसी उदासी अभी भी दूर नहीं हुई थी। नामी, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा गृहनगर कैसे तबाह हुआ था? क्या तुम बदला लेना चाहती हो? वांग हाओ के अचानक पूछे गए इस सवाल ने नामी का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। जब यह मुद्दा उठाया गया तो नामी की आंखें लाल हो गईं और वह उत्तेजित हो गई। बेशक, नामी कभी नहीं भूलेगी। मैं उन शक्तिशाली अलौकिक जातियों के प्रकट होने को कभी नहीं भूलूंगा। नामी ने दांत पीसते हुए कहा, उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी हुई थी। एक मजबूत इंसान बनने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए आपके पास एक मजबूत दिल होना चाहिए। अगर आप इस छोटी सी मुश्किल से भी पार नहीं पा सकते, तो आप एक बड़ा बदलाव कैसे ला सकते हैं? सच्ची ज्ञान प्राप्ति वहीं से होती है जहां आप गिरते हैं। आपको वहीं से उठना होगा जहां आप गिरे हैं। आप यहाँ 3 साल तक कैद रहे, और अब जब आप आज़ाद हैं, तो आपको अपने अतीत के अपमानों का बदला लेना चाहिए और उन सभी को सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने आप पर उंगली उठाई और आपके प्रति दुर्भावना रखी। अगर कोई आपको धमकाने की हिम्मत करे, तो आप भाग नहीं सकते, आपको पलटवार करना चाहिए। 10 गुना, 100 गुना पलटवार करो। अगर कोई आपको थप्पड़ मारे, तो आपको उसे 10 गुना या 100 गुना भी थप्पड़ मारना चाहिए। अरे, तो फिर थप्पड़ों से मेरे हाथ सूज जाएंगे। नामी ने डरते हुए अपने हाथ भींच लिए, मानो उसके हाथों पर पहले ही इतने थप्पड़ पड़ चुके हों कि वे सूज गए हों। उसके चेहरे पर कड़वाहट छाई हुई थी। नामी के संकोची व्यवहार को देखकर वांग हाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। ऐसा लग रहा था मानो उसके पिछले सारे उपदेश व्यर्थ गए हों। छोड़ो भी, तुम्हें वैसे भी समझ नहीं आएगा। अगर इतनी जल्दी है, तो बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि एक शीर्ष उस्ताद कैसे बना जाता है। आज पहला कदम ये सीखना है कि खतरे के सामने शांत रहना और मान सम्मान या अपमान से विचलित न होना का असली मतलब क्या होता है। मेरे कागज की गुड़िया जैसे पति से पंगा मत लो। तभी एक दूर से आती अपरिचित आवाज ने वांग हाओ की बात काट दी। दबाव में भी क्या गजब का संयम है। नन्हे इंसान, मैंने सुना है कि पिछली बार मिनोटॉर कबीले के न्यू गाओ को तुमने ही घायल किया था। मुझे यकीन है कि तुम बस किस्मत के भरोसे बच गए और मौके का फायदा उठा लिया। तुम इंसान कमजोर हो, फिर भी चालबाजी और साजिशें रचते रहते हो। तुम अल्फा ब्रह्मांड के सबसे नीच लोगों में से एक हो। आगंतुक का रवैया शत्रुतापूर्ण था, उनकी शुरुआती टिप्पणियां खुलेआम अपमान के समान थीं। ये सुनकर वांग हाओ शांत रहा और फिर नामी की ओर देखते हुए बोला, नामी, अभी मेरा प्रदर्शन देखो, मैं दबाव में भी शांत रहता हूँ। ओह, खैर, भाई वांग हाओ, आपको सावधान रहना होगा। नामी जानती थी कि वांग हाओ आगे क्या करने वाला है, और उसने मन ही मन प्रार्थना की कि वह सुरक्षित रहे। ओह हो,
क्या ये वही जलपरी राजकुमारी नहीं है जो मोटे मछली साम्राज्य के जलकोश में रहती थी? ये इस मानव सरीसृप के साथ कैसे है? बाओलुंग, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? मेरी सेंटौर जाति अल्फा ब्रह्मांड की 100 सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक है। तुम, एक जलपरी राजकुमारी जिसकी जाति का सफाया हो गया था, मुझसे, बाओलुंग, उपपत्नी के रूप में विवाह कर रही हो, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। सेंटौर जाति, जिसे शीर्ष 100 जातियों में से एक माना जाता है, का निचला शरीर 4 पैरों वाले घोड़े का और ऊपरी शरीर मनुष्य का होता है। वे प्राचीन काल की शक्तिशाली जाति पेगासस की वंशज हैं और जन्म से ही दैवीय शक्ति और अद्भुत गति से संपन्न होते हैं। उनके अधिकांश सदस्यों में गति से संबंधित प्रतिभाएं होती हैं। नामी का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वो डरते डरते वांग हाओ के पीछे छिप गई और झिझकती हुई आवाज में फुसफुसाई, भाई वांग हाओ, मुझे इस सेंटौर कमीने से नफरत है। चिंता मत करो, मुझे भी ये परेशान करने वाला सेंटौर पसंद नहीं है। बाओलुंग, एक सेंटौर, 9वें रैंक के शिखर पर है और 96वें रैंक वाली पेगासस टीम का कप्तान है। वो नियू गाओ का बहुत करीबी है। जब उसे पता चला कि वांग हाओ ने नियू गाओ का अपमान किया है, तो वह वांग हाओ को ढूंढकर बदला लेने के लिए बेताब हो गया। बाओलुंग ने जलपरी राजकुमारी और वांग हाओ नामक मनुष्य के बीच घनिष्ठ संबंध को देखा और सख्ती से कहा, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो लिटिल मरमेड को मुझे सौंप दो, बाओलुंग। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? वांग हाओ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, इसलिए तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। स्टार टीम रैंकिंग में शीर्ष 100 से नीचे, बाकी सब चींटी के समान हैं। तुम, सबसे निचले पायदान पर मौजूद गैलेक्सी रेप्टाइल टीम, शीर्ष 100 टीमों के कप्तान के रूप में मेरी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। ठीक है, बहुत खूब। अगर मैं तुम्हें सबके सामने मार भी दूं, तो कोई दखल नहीं देगा। चूंकि तुम मरने के लिए इतने बेताब हो, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। _7sh स्टॉप्ड।